हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 4 के बारे में। ये भी हमारी एक वन शॉट वीडियो है, मतलब इस एक ही वीडियो में आपको यूनिट 4 कंप्लीट कवर कर दी जाएगी। बाकी अगर यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए कि भाई एग्जाम में इसमें से क्या आता है, कैसे आता है, तो देखो सिंपली दो हमारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की बिल्कुल बिल्कुल दम रखते हैं और एक आध शॉर्ट में आ जाता है। तो सिंपली अगर पहले के बारे में बात करें तो आता है डिस्कस द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ एन असेप्टिक एरिया। तो जो हमारा असेप्टिक एरिया है उसी के बारे में सारी बातें होंगी यहाँ पे। अब उसको डिजाइन या लेआउट बोल दो। यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे डिजाइनिंग मेन आती है, तो डिजाइन या लेआउट बोल दो, या इसी को कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको वही बात है असेप्टिक एरिया के बारे में लिखनी होगी। इसके बाद आता है कि डिस्कस दी मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ असेप्टिक एरिया। तो जो हमारा असेप्टिक एरिया है कायदे में वो क्या होता है कि वही बिल्कुल ही प्योर एरिया है, वहां पे कोई माइक्रोब्स वगैरह नहीं आएगा जिससे हम वहां पे काम कर सके। लेकिन हो सकता है कि भाई उसमें कॉन्टामिनेशन हो जाए, यानी कि उसमें मिक्सिंग होने का चांस है, कोई माइक्रोब्स वगैरह आ सकता है। तो उसको आप प्रिवेंट कैसे करोगे, उन्हीं के बारे में, उनके मेथड के बारे में आपको यहाँ लिखना है। और साथ में ही हम इसके सोर्सेज के बारे में बात कर लेंगे कि भाई सोर्स क्या है। आखिर प्रिवेंशन तो हम जमन लेंगे, लेकिन क्या क्या सोर्स है जिससे ये आ सकता है। फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन इसमें बनता है डिस्कस द मेथड्स यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक और विटामिन। तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल एसे के ऊपर पूरा क्वेश्चन आएगा, और ये भी आप देख सकते हो अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा ऐसे वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमारे दो है, एक एंटीबायोटिक के लिए आता है, एक विटामिन के लिए आता है। अमीनो एसिड का भी है, लेकिन मोस्टली हमारा जो है वो एंटीबायोटिक के लिए ही आता है, और विटामिन के लिए तो देख लेंगे। देखो मोस्टली एंटीबायोटिक के लिए ही आता है, दोनों को हम यहाँ समझ लेंगे। फिर हमारा कुछ लेमिनार एयर फ्लो होते हैं जो असेप्टिक एरिया में काम आते हैं, तो उनके कुछ फ्लो पैटर्न वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो क्वेश्चन यहाँ पे वेरी करता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो अब हमारा पहला टॉपिक आता है असेप्टिक एरिया। बाकी अगर किसी बच्चे को पता हो इसकी डेफिनेशन क्या है तो कमेंट करके लिखो। बाकी इसको स्टार्ट करने से पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो देखो असेप्टिक एरिया के बारे में सिंपली बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ एन असेप्टिक एरिया, डिस्कस द मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ असेप्टिक एरिया। तो असेप्टिक एरिया एक्चुअल में होता क्या है हमारा। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि हम पूरी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, और माइक्रोबायोलॉजी में हम मेनली बात क्या करते हैं, जैसे अपने कोई भी ड्रग्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनसे हमें अपने कोई भी ड्रग या सब्सटेंस को प्रिवेंट करना होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अगर इसमें मिल गए तो इसमें मिलने के बाद ये हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम जब दवाई को खाएंगे तो वो दवाई के साथ ये माइक्रोब्स भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो ये हमारी बॉडी में बीमारी कॉज कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये तो पहला नुकसान है। दूसरा क्या है कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इस ड्रग या दवाई में मिल गए तो ये इसको भी खराब कर देंगे। हो सकता है इसको डिकम्पोज कर दें, गलाना शुरू कर दें, या इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दें, या इस पूरे ड्रग को हार्मफुल बना दें। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो दवाई है ये हमको ठीक करने के लिए हम खाते, लेकिन ये हमको क्या कर सकती है और उल्टा नुकसान कर सकती है, साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है। और अगर कुछ सीरियस में हो गए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में कोई सीरियस बीमारी या डिजीज भी कर सकते हैं, जिससे लोगों की डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है या हमारा ये धर्म कर्म है कि हमें इस माइक्रोब्स को इस ड्रग में जाने से बचाना होगा। और ऐसा हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भी आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है उस पूरे एनवायरनमेंट में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जैसे मान लो ये कमरे में मैं अभी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत चांस है कि मेरे बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं यहीं पे अपनी किसी भी दवाई की पैकेजिंग या प्रिपरेशन करता हूँ तो चांस है कि उसके अंदर ये माइक्रोब्स मिल सकते हैं और हमको बीमार कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या सॉल्यूशन बनाया गया कि हमको जब ये दवाइयाँ बनानी है, जो ऐसी दवाइयाँ जो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जा रही हैं, जैसे हमारी पेरेंट्रल हो गई, यानी कि पेरेंट्रल दवाइयाँ हमारी कौन सी होती हैं जो डायरेक्टली हमारे इंजेक्ट की जाती हैं, जैसे इंजेक्शन वगैरह होते हैं ना, वो हो गई। फिर हमारी ऑप्थेल्मिक हो गई। अब ऑप्थेल्मिक हमारी आंखों के लिए बनाई जाती हैं, अब आंखों की आई ड्रॉप वगैरह हो गई तो वो डायरेक्टली आंखों में जाएगी। तो ऐसी जो दवाइयाँ हैं अगर इनमें माइक्रोब्स हुआ तो बहुत ज़्यादा गहरा हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमने क्या उपाय निकाला कि हम एक ऐसा कमरा ले लेते हैं पूरा, ये मतलब एक तरह से रूम मान लो, इस रूम में हम क्या करेंगे, इनकी प्रिपरेशन करेंगे। और ये रूम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि इसके अंदर किसी भी तरह का माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर एंट्री करना भी चाहेगा तो वो एंट्री नहीं कर सकता। तो हमें क्या है कि हमें इसी तरह के रूम को चाहिए, और जो ऐसे रूम होते हैं जिनमें किसी भी तरह के माइक्रोब्स हमारे प्रेजेंट नहीं होंगे और माइक्रोब्स एंट्री भी करना चाहें तो उनकी एंट्री एकदम रुकी हुई होगी, ऐसे रूम को ही हम यहाँ पे असेप्टिक रूम बोलते हैं।
या फिर इस पूरे एरिया को हम यहाँ पे असेप्टिक एरिया बोल देते हैं। और ये वो एरिया है जिनके अंदर हम मेनली काम करते हैं, मतलब अपनी प्रिपरेशन करेंगे दवाइयों की, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, तो वो सब हम इन्हीं एरिया के अंदर करते हैं। और आपने वो तो पढ़ा होगा स्टेरिलाइजेशन वाला, तो स्टेरिलाइजेशन भी हम बाद में करेंगे, लेकिन हमारा वही है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही सभी दवाइयों में इसको प्रिवेंट कर लें कि कोई माइक्रोब्स ना आए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सिंपली आपको समझ आ गया कि असेप्टिक एरिया क्या होते हैं। अब अगर इसके बारे में थोड़ी बात करें तो असेप्टिक एरिया इज अ रूम। देखो मैंने बोला या तो कोई रूम है या फिर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना रहे हैं इतने पूरे इसके अंदर का। दैट इज डिजाइंड, ये इस तरह डिजाइन किया जाता है जिसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिनिमाइज हो जाए, या तो मिनिमाइज हो जाए जब बिल्कुल ही खत्म हो जाए कि वो हमारे इसमें मिक्स ना हो सके, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर फंजाई हो गए, तो इनकी एंट्री हमारे उस रूम के अंदर या एरिया के अंदर ना हो पाए। अब जो मेन एम क्या था हमारे पूरे एसेप्टिक एरिया का, कि इसमें हमको माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन को ही प्रिवेंट करना था फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर। अब इसके अंदर जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये माइक्रोब्स हमारे एंट्री ना कर जाए, इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमारा ये रूम बनाया गया था। दीज आर यूज टू मेंटेन स्टेराइल कंडीशन। अब स्टेराइल कंडीशन हमारी स्टेरिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो स्टेरिलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि वहां सभी माइक्रोब्स को मार के खत्म कर रहे हैं, उसको प्योर बना रहे हैं। तो स्टेराइल कंडीशन हमारी वो कंडीशन है जिसमें हमारे किसी भी तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, और जिससे हम जो अपनी प्रोडक्शन कर सके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, ऑप्थेल्मिक की या पेरेंटल प्रोडक्ट की। तो ये था पूरा हमारा असेप्टिक के बारे में। बाकी इसी को हम असेप्टिक टेक्निक भी बोल देते हैं, यानी कि असेप्टिक टेक्निक आर दोज टेक्निक विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ माइक्रोबियल एंड पर्टिकुलर कंटामिनेशन इनटू ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट। तो ये हमारी सिंपली वो टेक्निक है जिसमें हम किसी भी तरह के अपने माइक्रोब्स वगैरह को अपने इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर एंट्री होने से रोकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा असेप्टिक एरिया के बारे में। अब भी अगर आपको समझ आ गया होगा तो इसकी डेफिनेशन आपको कमेंट करके लिखनी है। बाकी अब हम बात करें तो ये हमारे सिंपली 4 तरीके का होता है, यानी कि इट इज डिवाइड इनटू 4 ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशन के बेसिस पे। पहला हमारा आता है ग्रेड ए, फिर ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। अब इसमें क्या है, देखो ग्रेड ए हमारा काफी ज्यादा सेफ्टी वाला होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे हमको हाई रिस्क वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि हमें बार बार मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तरह तरह के इंग्रेडिएंट मिलाने, तो भाई उसमें चांस है कि किसी भी तरह के हमारे माइक्रोब्स ऐड हो सकते हैं। तो ऐसे चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेड ए के अंदर करते हैं, जैसे हमारा फिलिंग हो गया या फिर मेकिंग असेप्टिक ट्रांसफर हो गया, यानी कि हम कहीं भी एक बोतल से दूसरे में ट्रांसफर करें तो उसमें चांस है कि हमारा कुछ ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसे के लिए हम ग्रेड ए वाले रूम का इस्तेमाल करते हैं। फिर ग्रेड बी मतलब होता है बैकग्राउंड एरिया ऑफ ग्रेड ए पर्स, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ हमें प्रिपरेशन करनी है, फिलिंग करनी है, तो उसमें एक तरह से ये थोड़ा उसके बैकग्राउंड में कम रिस्की वाले काम के लिए हो गया। ग्रेड सी हमारा हो गया जो स्टेराइल सॉल्यूशन वगैरह हमारे नॉर्मली प्रिपेयर करके जो उनको फिल्टर वगैरह किया जाता है ना, उस काम में हम ग्रेड सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रेड डी हमारा होता है जहाँ पे हम हैंडलिंग करेंगे, कंपोनेंट की वॉशिंग वगैरह करेंगे, उसके लिए हम ग्रेड डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे सर ग्रेड ए में ही सारे काम रखो, पर देखो हर तरह की ना आपने क्वालिटी सुना होगा, जब हमें बिल्कुल ही हाई रिस्क वाला काम करना है तब हम इतना खर्चा या वो करेंगे कि हम ग्रेड ए वाले कमरे का यूज़ करें। अब आप नॉर्मल काम के लिए भी, हैंडलिंग के लिए भी ग्रेड ए का इस्तेमाल करोगे, क्वालिटी तो अच्छी रहेगी, लेकिन जो कॉस्ट आती है वो इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आपको दवाइयाँ और ज़्यादा महंगी मिलेंगी। तो इन सबको भी ध्यान में रखकर ही हमारी कोई भी चीज़ बनाई जाती है और हमारी इस तरह डिवाइड की जाती है। तो ये हमारा हो गया, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें ये आपको लिख के आनी है जब भी आए। और देन हमारा आता है इसका ये पूरा डिज़ाइन, इसको कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हम बोलते हैं, कैसे क्या बना है। और डिज़ाइन मतलब इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कैसे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर आता है तो ये आपको बना के आना पड़ेगा। अब देखो इस तरह बनाना सिंपल, पता है कैसे आपको बनाना है, पहले आप ये पूरा बना लेना, ठीक है। और ये जो कर्व है ना, इसमें आपको ये कर्व बनाने, इस तरह बिल्कुल प्लेन नहीं बनाने, क्योंकि जो असेप्टिक एरिया है उसके ये कर्व रखे जाते हैं। क्यों, आपको आगे पता चल जाएगा। अब इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में जैसे कन्फ्यूजन रहता है। तो जैसे मान लो आपको ऊपर वाली लाइन बनानी, तो ऐसे करोगे और यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे इधर, मान कि इसको हटाओ मत। तो जब आप इसके कॉर्नर से ऐसे बना दोगे तो ये देखो आपको एक सर्कुलर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग से ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे बना लो और मीजर करके बना लेना कि ऊपर वाली लाइन मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ऐसे खींच के बन गया पूरा। फिर इधर की जितनी है वो यहीं से कंटिन्यू, देखो ऐसे है ना, तो यहीं से आप इसको कंटिन्यू करके ऐसे बना सकते हो। तो इस तरह आप चारों को बना सकते हो। ये देखो यहाँ पे हमने ये किया है ना, तो इस तरह ये चारों बन गए। तो जब ये बना दोगे उसके बाद आप इसको 1 2 3 4 4 पोर्शन में बराबर करने के लिए 3 बीच में लाइन खींच दोगे। फिर ये 2 लाइनों को जो बीच वाली है उनको बीच में एक बिल्कुल इक्वल साइज पे यहाँ पे खींच दोगे। अगर मान लो आप इसको 8 का खींचते हो तो 4 के बीच में ये लाइन खींच दो। फिर ये बन गया पूरा पोर्शन। इसके बाद यहाँ पे ये 3 बना दोगे और अब इसके बीच में ये थोड़ा में से इधर हो गया, बिल्कुल सेंटर में आप यहाँ पे एंट्री बना दोगे क्लीन चेंजिंग रूम के लिए, और ये बाकी चीजें बना दोगे। तो बहुत आसान है अगर आपको ये पता हो कि किसी को भी हमें कैसे बनाना है। तो जब ये बन जाएगा देन हम देखते हैं कि इसमें क्या कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग में 3 हमारे रूम है। पहले हमारी होती है कंपाउंड की एंट्री, जो भी हमारे कंपाउंड वगैरह वो यहाँ पे एंट्री की जाएगी। फिर बीच में होता है क्लीन चेंजिंग रूम होता है, ये हम लोग के लिए चेंजिंग रूम होता है। थर्ड हमारा
आता है मटेरियल एंट्री, जो भी हमारा मटेरियल वगैरह आएगा। अब देखो मटेरियल कंपाउंड में थोड़ा वही रॉ मटेरियल वगैरह की यहाँ पे एंट्री वगैरह दिखाई गई है। उसके बाद यहाँ पे आता है कंपाउंड एंड प्रिपरेशन रूम। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन रूम आएगा, तो यहाँ पे जो भी प्रिपरेशन वगैरह होनी होगी वो यहाँ पे करेंगे। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन एरिया, यानी कि यहाँ पे हमारी मेन प्रोडक्शन वगैरह होगी। यहाँ पे जैसे मिक्सिंग वगैरह होगी, क्या कैसे तैयार करना है। फिर यहाँ पे मशीनें वगैरह होंगी हमारी, और यहीं पे हमारी ऑटोक्लेविंग और स्टरलाइजेशन भी हो जाएगी कि कोई भी हमारे माइक्रोब वगैरह ना हो, तो एक बार हम फिर से जो है इसको स्टरलाइज कर देंगे। और उसके बाद स्टरलाइज वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पे आता है असेप्टिक रिसीविंग रूम। यहाँ पे जो भी असेप्टिक वाला होगा वो यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल क्लीनिंग जोन है, यानी कि इसमें कोई दूसरा रूम नहीं है। अगर आपको कुछ सफाई करनी है यहाँ से जाएगा, इसको पूरा क्लीन होगा। अगर मान लो कुछ गड़बड़ी लगती है देन उसको वापस यहीं से ले लेंगे। तो ये क्लीनिंग जोन हमारा पूरा होता है। बाकी असेप्टिक एरिया में 3 अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट वगैरह उनके हिसाब से। और ये हमारा होता है क्वारंटाइन, यानी कि अब यहाँ से जब रिसीव करने के बाद हम यहाँ छोड़ देते हैं। क्वारंटाइन का मतलब आप लोग जानते हो कि यहाँ पे हम उसको 10 से 12 दिन के लिए आइसोलेशन में रखते हैं। अब अगर मान लो कि उसमें कुछ भी प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी होगी तो वो दोबारा मतलब उसमें मतलब डेवलप हो जाएंगे हमारे माइक्रोब्स। अगर नहीं होगा तो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा था। एक बार मैं आपको डायरेक्शन भी बता देता हूँ। तो जैसे जब भी हम लोग जाते हैं, आपको बताए क्लीन चेंजिंग रूम होता है किसी भी कंपनी में। आप लोग ट्रेनिंग वगैरह में कभी गए होगे, अभी तो आप नहीं गए होगे, 3rd सेम में हो, लेकिन कभी आप जा गए हो। तो जैसे आप जब रूम में जाओगे तो वो रूम हमारा 2 एंट्री होंगी। यहाँ से एंट्री करोगे तो इधर वाली क्लोज होगी। जब आओगे तो यहाँ पे पूरा अपने कपड़े अपना पुराने अपने रख के, या अपने कपड़ों के ऊपर आप नए कपड़े पहनते हो जो हमारे उसी के अकॉर्डिंग धुले हुए और स्टरलाइज होते हैं, उनको पहन के आप यहाँ करके फिर यहाँ से आप इसमें कंपाउंडिंग प्रिपरेशन रूम में चले जाते हो। ये हमारी कंपाउंड एंट्री और ये मटेरियल एंट्री है। इनकी एंट्री हमारी यहाँ पे होती है डायरेक्टली। तो मटेरियल जो भी एंट्री होगा वो हमारा इसमें जाएगा। आप लोगों को जो भी करना होगा वो भी आप साथ में ही जाओगे, क्योंकि काम तो आपको इसी में करना है। देन यहाँ पे होता है कंपाउंड एंड प्रिपरेशन रूम। जो भी हमारी कंपाउंड वगैरह प्रिपरेशन है वो यहाँ पे होगी कि इसमें कितना मिलाना है, वेइंग वगैरह सारा कुछ करने के बाद हमारा वो एरिया प्रोडक्शन एरिया में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी मेन प्रोडक्शन होगी, मशीनें वगैरह होंगी, और यहीं पे साथ में हमारी ऑटोक्लेविंग या स्टरलाइजेशन, यानी कि कोई अगर माइक्रोवेव वगैरह होगा उसको मारा जाएगा। और जब सब कुछ हमारा फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे सब फिक्स है, उसके बाद हमारा आता है असेप्टिक रिसीविंग एरिया में। अब यहाँ असेप्टिक इसलिए क्योंकि यहाँ से देखो स्टरलाइज हो गया, तो अब कोई भी माइक्रोब्स उसमें किसी भी तरह का नहीं बचा है, देन वो बिल्कुल प्योर स्टेराइल सॉल्यूशन हमारा इसके अंदर आता है। तो जो भी दवाइयाँ हमारी मेन इसके अंदर आती हैं, तो जो भी यहाँ पे है हमारे कंपार्टमेंट बने यहाँ पे रख दिया जाता है। उसके बाद अगर मान लो कहीं पे कुछ क्लीनिंग करनी है, बंदे को क्लीनिंग करनी है, ऑपरेटर को करनी है, वो हमारा इसमें जाएगा। इसमें यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि जो भी क्लीनिंग है यहीं के यहीं करो और वापस आ जाओ, यानी कि पूरा यहीं पे सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होने के बाद देन हमारे यहाँ पे असेप्टिक रिसीविंग एरिया वापस आ गया। अब यहाँ से हमारा दोबारा क्वारंटीन में जाएगा। क्वारंटीन का मतलब क्या है कि इस रूम में उसको रख देते हैं कि अगर किसी तरह का कोई माइक्रोब्स हुआ तो वो कुछ टाइम में दोबारा मतलब बड़ा हो जाए। आपको पता है क्वारंटाइन में 10-12 दिन के लिए आइसोलेट रखेंगे। अगर उसमें कोई माइक्रोब्स होगा तो वो ग्रो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और जब सब कुछ ठीक रहेगा देन उसके बाद वो प्रोडक्ट एग्जिट हो जाएगा। बाकी उसके टेस्ट वगैरह आपको पता है कि इसके बाद भी हम जो हमारा ये मतलब यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस वाले डिपार्टमेंट होंगे, क्वालिटी कंट्रोल वाले होंगे, वो फिर से उसको सारा कुछ चेक करके वो करते हैं। ठीक है, और यहाँ क्वारंटाइन में हमारी एक एंट्री भी है जो सब कुछ चेक करते रहता है। तो ये था हमारा पूरा डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, असेप्टिक एरिया के बारे में। बाकी देखो ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है अलग अलग, लेकिन आप इसको बना के आ जाओगे आपका ठीक हो जाएगा। तो ये था हमारा एक सिंपल शॉर्ट। ठीक है, लेआउट एक तरह से हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी बातें करनी है। तो देयर आर सेवरल फैक्टर रिक्वायर्डिंग फॉर डिजाइनिंग असेप्टिक एरिया। जब हम असेप्टिक एरिया को डिजाइन करेंगे तो हमें कुछ फैक्टरों पर ध्यान देना है। पहला कि जो एयर डोर्स होंगे वो हमारे सिर्फ भी एयर लॉक्ड होंगे। अब जैसे यहाँ पे डोर है, ये डोर है, ये डोर है, तो इनका एयर लॉक का मतलब क्या है कि हवा भी हमारी इस रूम से उसमें नहीं जाएगी, एकदम सील्ड होंगे, यानी कि एयर भी हमारी इधर से उधर नहीं जाएगी। फिर जितने भी हमारे सरफेस होंगे, वॉल होगी, रूफ होगी, वो हमारे स्मूथ होंगे, अनब्रोकन होंगे और फ्री फ्रॉम एनी क्रैक टू मिनिमाइज द डिपोजिशन ऑफ माइक्रो। अब मान लो ये है ना, ये एकदम मतलब बिल्कुल साफ होंगे, एकदम फर्श के जैसा, और ये साइड कॉर्नर, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कोना मिलता है या कॉर्नर मिलता है तो उसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं जमा, इसलिए ये एकदम बिल्कुल क्लीन होगा, स्मूथ होगा, अनब्रोकन होगा, कहीं टूटा नहीं होगा और किसी तरह का कोई क्रैक नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो स्लाइडिंग डोर होते हैं वो हमारे अलाउ नहीं किए जाते, क्योंकि स्लाइडिंग डोर के लिए क्या होता है, जो किनारी हमारी होती है ना साइड, उसमें भाई कुछ कुछ हमारे माइक्रोब्स गंदगी फंस जाती है। तो इसलिए हमारे जो स्विम डोर होते हैं, यानी कि नॉर्मली ऐसे ओपन होते हैं, ऐसे जो हर घर में पाए जाते हैं, वो वाले डोर हमारे इसमें लगाए जाते हैं और वो भी एयर लॉक्ड होते हैं, यानी कि बंद होते हैं वो एकदम एयर लॉक हो जाएंगे। फिर जो डोर है वो हमारे फ्लो डायरेक्शन के उसमें होते हैं। इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अब जैसे मान लो
हमारे ये मान लो एक रूम है, तो अगर इसमें जो दरवाज़ा लगा हुआ है, ये दरवाज़ा कैसे लगा होगा कि हमारे कमरे से बाहर की तरफ लगा होगा, इस तरह ओपन होगा, कमरे से बाहर हो। अब इसमें और क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लो पैटर्न है, यानी कि मान लो इस कमरे में जो एयर आ रही होगी, एयर हमारी HEPA फिल्टर से आती है, वो आगे बता देंगे। तो जो यहाँ पे एयर आ रही होगी वो एयर हमारी इतनी हाई प्रेशर की होगी, यानी कि कमरे के अंदर हमारा उसका हाई प्रेशर होगा कि अगर दरवाजा खुलेगा तो एयर हमारी हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगी, तो हमारी अंदर से बाहर जाएगी। अब जैसे नॉर्मल मान लो आप अभी कमरे में बैठे होगे, तो हो सकता है कि आपके कमरे में किसी तरह की हवा नहीं आ रही होगी, लेकिन अब मान लो कि बाहर आंधी वगैरह चल रही है, तो हो सकता है कि बाहर से हवा आपके अंदर आए, क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो उसी तरह क्या करते हैं कि हमारा जो कमरा होता है उसमें हम अपना जो एयर का प्रेशर होता है उसको हाई रखते हैं। ऐसा इसलिए रखते हैं कि अगर मान लो कोई कमरे का दरवाजा खोले तो जो भी अंदर का मटेरियल है वो बाहर जाए। अब बाहर का अंदर इसलिए नहीं आए क्योंकि अंदर हमारा क्या है, स्टेरलाइज कंडीशन है, और स्टेरलाइज का मतलब है किसी तरह का माइक्रोब्स नहीं है। तो अगर बाहर से अंदर एयर भी आई तो आपको पता है कि हवा में भी हमारे माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो वो हमारी एंट्री कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो एयर लॉक सिस्टम है वो हमारा कुछ इस तरह होता है कि हमेशा हमारी जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, और इस वजह से क्या होगा कि जो भी हमारी हवा है वो बाहर जा रही है, तो अंदर किसी भी तरह के माइक्रोब्स की एंट्री नहीं होगी, और हमारा जो कमरा है वो प्योर, क्योंकि कमरे तो खोल लेंगे, भाई सामान लाना कुछ भी करना तो कमरे खोल ले। और इसके अलावा आपको पता है कि कमरा जो दरवाजा होता है, दरवाजे पे इस तरह का एक प्रेशर भी लगा के रखते हैं हवा का, जो सर पे बहुत है। ये आपका कभी कभी नॉर्मली उसमें मिल जाता है, जो मॉल वगैरह होते हैं, जिससे कोई मच्छर मक्खी अंदर ना घुसे, तो ये भी हमारे यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो डोर से भी ओपन इन द फ्लो डायरेक्शन ऑफ एयर, एयर की डायरेक्शन में, कि जो हमारी पॉजिटिव एयर प्रेशर है वो नेगेटिव की तरफ जाए। और एक और बात है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, और जो पॉजिटिव है वो हमारे कमरे के अंदर होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई कि कमरे के अंदर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। तो ये नॉर्मल हो गया। इसके बाद और बातें करें तो जो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी कमरे में दो दरवाजे होंगे, तो दो दरवाजे एक साथ ना खुलें, और अगर खुल जाते हैं तो वार्निंग सिस्टम हो, क्योंकि अब मान लो यहाँ पे एक दरवाजा, यहाँ पे, तो अगर किसी ने ये खोला है तो ये क्लोज होना चाहिए। अगर दोनों खोल दिए तो एयर हमारी इस तरह हो जाएगी पार पार, और हमारी जो मतलब माइक्रोवेल कॉन्टामिनेशन है वो हमारे यहाँ पे हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद ऑल यूटिलिटीज आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ लीकेज, जितने भी हमारे पानी का या किसी भी तरह कुछ है उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, अनसील ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी रिसे से मतलब क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो चेंजिंग रूम है वो हमारा एयरलॉक होना चाहिए और अलग होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो देखो चेंजिंग रूम हमारा, अब देखो चेंजिंग रूम का ना कंपाउंड के साथ कनेक्शन है, ना मटेरियल के साथ कनेक्शन है, ये डायरेक्टली इसमें आ सकता है, आप लोग एंट्री कर सकते हो, मटेरियल की एंट्री अलग है। तो इसका जो क्लीनिंग रूम है ये हमारा सबसे सेपरेट होना चाहिए, और इसमें एंट्री आप बाद में कर पाओ थोड़ा डिस्टेंस के बाद। उसके बाद जो एयर फिल्टर सिस्टम है वो हमारे इसमें बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि हवा के द्वारा सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स आते हैं, तो उसकी फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है, और इसमें हमारे HEPA फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तो ये फिल्टर हमारा यूज़ किया जाता है, इसका पोर साइज 0.2 माइक्रोन होता है, यानी कि हवा हमारी बहुत पतली आती है, जिससे किसी भी तरह के माइक्रोब्स हमारी एंट्री नहीं कर पाते। और हमारे लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वर्किंग के लिए। और जो असेप्टिक एरिया है वो हमारा जितना हो सके उसको मतलब नॉर्मल जो एरियाज होते हैं उनसे दूर रखना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल एरियाज के पास रखोगे तो हो सकता है चांस है कि उसमें किसी तरह के माइक्रोब्स आ जाएं, और अनवांटेड पर्सन भी उसमें घूम सकते हैं, बिना परमिशन के इधर उधर आ सकते हैं, इसीलिए इसको हमें थोड़ा अलग रखना होता है। तो ये था पूरा हमारा डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाला। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है ये वाला कि भाई कंस्ट्रक्शन डिजाइन असेप्टिक एरिया के बारे में लिखने को आ जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो इसी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करके पूछ लेते हैं कभी 10 या 15 मार्क्स में, सोर्सेज एंड मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ असेप्टिक एरिया। तो सोर्सेज वाला हमने ऐड किया है, लेकिन इसी क्योंकि हम सोर्सेज की मदद से ही प्रिवेंशन को अच्छे से समझ सकते हैं, तो यहाँ पे वेरियस सोर्सेज हैं जो हमारे इसको मतलब पूरा कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टामिनेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 लिखे हैं। पहला हमारा हो गया पर्सनल और ऑपरेटर, सेकंड हमारा हो गया एटमॉस्फेयर, थर्ड हमारी हो गई बिल्डिंग्स या फिर जो फैसिलिटीज जिसमें हमारा सारा कुछ बना हुआ है, फोर्थ हमारा हो गया रॉ मटेरियल, फिफ्थ हमारा हो गया इक्विपमेंट। अब देखो पहले हम यहाँ पे जैसे इसको कवर करेंगे, देन इसी के साथ हम इसके प्रिवेंशन समझ लेंगे। तो अगर आप इस तरह भी लिख के आओगे तब भी आपका सही हो जाएगा, बस प्रिवेंटेड वाले वर्ड को आप थोड़ा हाईलाइट कर देना कि टीचर को समझ आता है कि प्रिवेंशन के बारे में बात हो रही है। पहला हमारा आता है पर्सनल और ऑपरेटर। अब आपको बताया कि जो भी हमारा असेप्टिक एरिया है, अगर उसमें कोई मतलब जो ऑपरेटर इसमें काम कर रहा है, अगर वो थोड़ा गड़बड़ आ गया, उसको ट्रेनिंग नहीं है, अच्छे से कुछ भी नहीं है, तो वो भी हमारा कॉन्टामिनेट कर सकता है। तो पर्सनल क्रिएटर भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू असेप्टिक एरिया, मतलब उसके स्किन के द्वारा, हेयर के द्वारा या फिर कपड़ों के द्वारा। या फिर हो सकता है कि अगर उसने ट्रेनिंग अच्छे से ना ली हो, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो गया, या फोकस ना रखे, या फिर किसी भी चीज़ को डायरेक्ट बिना ग्लव्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में करे, इम्प्रॉपर हाइजीन अच्छे से प्रॉपर ना करे, उसके बाल टूट के गिर गए, स्किन का कोई अंश गिर गया, कपड़ों में से गंदगी निकल गई, तो इन सबसे भी हमारे माइक्रोब्स की एंट्री हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो इट मे बी प्रिवेंटेड बाई प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द पर्सनल। हम पर्सनल को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेन और असेप्टिक टेक्निक ये सब हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो अनऑथराइज पर्सनल है, यानी कि जिसको कोई परमिशन नहीं दी है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग पूरी
नहीं हुई है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपको एंट्री नहीं करनी है। यूनिफॉर्म प्रॉपर पहननी है जिससे पूरी बॉडी कवर हो और प्रॉपर हाइजीन रहे। जो आपने सुना होगा दाढ़ी वाड़ी एकदम बना के रखते हैं, बाल छोटे रखते हैं और बाल ऊपर से पूरे कवर रहते हैं, सारा कुछ करना है। और जो डायरेक्ट टच है वो आपको अवॉइड करना है, ग्लव्स या फिर प्रॉपर सेफ्टी का इस्तेमाल करना है। तो ये आपके लिए थोड़ा यहाँ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बात करें तो पहला फिर होता है एटमॉस्फेयर। अब आपको पता है कि जो एयर है वो हमारा एक मेजर सोर्स है, क्योंकि हवा में हमारे हर तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्टामिनेशन का एक मेजर सोर्स है जो डस्ट पार्टिकल माइक्रोस्पोर को एंट्री दिला सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि इट में इंट्रोड्यूस थ्रू वेंटिलेशन, और जो हवा आने के वेंटिलेशन सिस्टम है ओपन विंडो, उनके द्वारा हमारी एयर अंदर आ सकती है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? हैपा फिल्ट्रेशन के द्वारा, कि हम हर तरफ हैपा फिल्टर लगा देंगे। इससे क्या होगा, हैपा फिल्टर एयर को भी फिल्टर कर देता है, हवा को फिल्टर कर देगा, जिससे क्या होगा जो माइक्रोब्स है वो एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम इसमें केमिकल डिसइंफेक्टेंट या यूवी लाइट फिल्ट्रेशन गैसेस एजेंट या फिर बाकी एयरलॉक डोर, इन सब की मदद से भी अपनी एयर को रोक सकते हैं जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट हो। थर्ड हमारी आती है बिल्डिंग या फैसिलिटीज। तो जहाँ पे हमारा सब बना है, यानी कि जो इन अगर मान लो कोई बिल्डिंग वगैरह उसका साइज प्रॉपर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का स्पेस नहीं है, तो ये सब भी हमारे कॉन्टामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे रफ फ्लोर्स हो गए, वॉल्स हो गए, सीलिंग्स हो गई, अगर कहीं क्रैक है या कॉर्नर वाली दीवारें हैं तो इससे भी हमारे माइक्रोब्स की एंट्री या फिर माइक्रोब्स मिल सकते हैं। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर वॉशिंग, क्लीनिंग, टॉयलेट, लॉकर फैसिलिटी, लीकेज, इन सब से भी हमारे माइक्रोब्स की एंट्री हो सकती है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें स्मूथ, क्रैक फ्री, इजिली क्लीनेबल फ्लोर, वॉल, सीलिंग, इन सब का इस्तेमाल करना है जो एकदम साफ सुथरा हो। फोर्थ हमारा आता है रॉ मटेरियल। तो आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल है वो तो भाई हमारा मेन ड्रग को बनाएगा। तो अगर रॉ मटेरियल में किसी तरह का माइक्रोब्स है तो भाई हाई चांस है कि हमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हो सकती है। तो इट इंक्रीज द हाई चांसेस ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन इनटू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। वाटर इज द मेजर सोर्स, और इन सब में पानी सबसे मेजर सोर्स है, क्योंकि आपको बताया पानी एक बहुत ही गुड सोर्स होता है हमारे माइक्रोब्स के लिए। पानी के द्वारा ही वो अपने आप को ग्रो करते हैं। तो अगर कहीं पानी में कोई इशू हो गया, पानी में कोई माइक्रोब्स हो गया, तो भाई सारा का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हर तरफ हमारे मतलब माइक्रोब्स मिल जाएंगे। तो इट ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। अगर हम यहाँ पे सैम्पलिंग प्रॉपर ना करें, स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर ना रखा, डिकम्पोज हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, या कहीं से माइक्रोब्स की एंट्री हो जाए, इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन, हमने प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं की, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना स्टरलाइजेशन, अगर ये प्रॉपर नहीं की हमने, कोई माइक्रोब्स रह गया या हमारा कहीं पे अगर कुछ लीकेज वगैरह है तो पानी हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, तो वाटर आपको पता है कि गुड कंडक्टर है तो माइक्रोब्स आ सकते हैं। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम अपने हीट ट्रांसफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी और स्टरलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम जो स्टरलाइज पैकेजिंग, सप्लाई है, वाटर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सबसे हम अपने रॉ मटेरियल को प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट हमारा आता है इक्विपमेंट। तो आपको पता है कि भाई इक्विपमेंट तो मेन ही है ना जिसमें काम हो रहा है। तो द इक्विपमेंट यूटेंसिल यूज्ड इन प्रोसेस, होल्डिंग, ट्रांसफरिंग, पैकेजिंग, सब कुछ, मतलब ये तो कॉमन सोर्स है। अगर इसमें कोई तरह की इम्प्रॉपर डिजाइन हुई या मटेरियल में कोरोजन वगैरह हुआ, जंग लगी, या कहीं क्लीनिंग नहीं है या एक्सट्रैक्शन नहीं है, तो ये सब भी हमारे मेन मतलब हमको माइक्रोब्स की कॉन्टामिनेशन कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको ये जरूरी है कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन किया जाए, डिसइंफेक्टेंट यानी कि प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह को डिसइंफेक्टेंट किया जाए, फिर हीट, गैसेस एजेंट या किसी भी तरह के एजेंट से उसको स्टरलाइज किया जाए ऑटोक्लेविंग वगैरह से। और इसके बाद हम जो भी इक्विपमेंट वगैरह उनको कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, ये भी हमको करना होगा। तो इन सब तरीकों से हम अपने इक्विपमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सोर्सेज एंड मेथड्स, यानी कि यही हमारे मेथड्स है। एक तरह से ये पांचों मेथड्स ही हैं कि आप इन सब में प्रिवेंशन करके अपने माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये 10 मार्क्स में आता है तब भी आप अच्छे से जो है इसको करके आ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है कि राइट वेरियस एयर फ्लो पैटर्न इन लेमिनार एयर फ्लो। तो लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है और इसके अंदर हमारे किस तरह के फ्लो पैटर्न बनते हैं, इनके बारे में हमें बेसिकली बात करनी है। तो जो लेमिनार एयर फ्लो होता है इसको हम लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट नाम से भी जानते हैं। लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट, या फिर टिश्यू कल्चर हुड, या फिर क्लीन बेंच, ये 4 नाम है जिससे हम जानते हैं। किसी भी नाम से आएगा आप यहाँ देख लेना। अगर फ्लो पैटर्न आएगा तो फिर सिंपल लेमिनार एयर फ्लो नाम से आएगा, ठीक है, कनेक्टेड है ना फ्लो पैटर्न फ्लो, इसलिए ये इस नाम से आएगा। तो लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट एक्चुअल में क्या होता है कि एक इनक्लोज बेंच डिजाइन की होती है। अब अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो जैसे आपको ये दिख रही होगी, तो ये या फिर यहाँ पे आप देख लो, तो इस तरह की आपको एक पूरी बेंच दिख रही होगी, ठीक है। तो ये इसके पैर हो गए, ये वर्किंग सरफेस हो गया, और ये ऊपर से पूरा इसमें हैपा फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, और ये पूरा क्लोज है, और यहाँ पे लाइट टेक्सचर यानी कि इसमें यूवी लाइट का भी पूरा प्रावधान किया गया। अब क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसमें क्या है कि जैसे इसको हम क्लोज करेंगे, इसमें यूवी लाइट चालू करेंगे, तो ये इसमें किसी भी तरह कोई माइक्रोब्स होगा तो वो खत्म हो जाएगा, यानी कि एकदम क्लीन एरिया है। अब हमें किसी भी तरह का काम करना है, कोई मिक्सिंग करना है, कुछ बनाना है, या किसी कुछ ऐड करना है, तो वो सब हम इसी वाले काम में करते हैं, यानी कि जो वर्किंग सरफेस है ना, इसलिए यहाँ करते हैं। और इसमें क्या है, जो एयर आ रही है वो हमारी हैपा फिल्टर से आ रही है, तो किसी तरह के माइक्रोब्स इसमें भी नहीं होंगे, और यूवी लाइट से हमने इसको प्रिवेंट कर लिया। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा एकदम ही क्लीन एरिया है, जहाँ पे हम किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स
प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मिक्सिंग करना, कैसी भी रिसर्च वर्क करना है तो हम इसमें करते हैं, जिससे किसी तरह का कोई माइक्रोब्स यहाँ पे एंट्री ना कर पाए। तो लेमिनार एयर फ्लो हमारा एक एनक्लोज यानी कि एक क्लोज बेंच डिजाइन की होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट करती है जब हम किसी भी तरह के बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, किसी तरह की रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, या कोई सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर रिसर्च या कुछ भी काम करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स है। तो जब हम यहाँ पे कोई काम करेंगे तो माइक्रोब्स हमारी एंट्री नहीं करेंगे, और इसी के लिए हम इस वाले यानी कि ये पूरे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट का एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि क्या कैसे होता है। बाकी जो लेमिनार एयर फ्लो है ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ एयर फ्लो दैट इज यूज्ड इन क्लीन रूम। जो हमारे असेप्टिक रूम है उसमें हम इस लेमिनार एयर फ्लो का इस्तेमाल करते हैं, और एंड अदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू मिनिमाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ एयरबॉर्न। अब जैसे जो हमारा असेप्टिक एरिया हमने देखा था, उसमें जब काम कर रहे थे तो वहाँ पे जिस चीज़ में हम काम करेंगे रखें, अब जमीन पे तो करेंगे नहीं, तो हमें काम करने के लिए एक बेंच चाहिए, डेस्क चाहिए। तो उसमें हम इन लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि हमें कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट करनी है। आप देख रहे हो कितनी सेफ्टी देते हैं। पहले तो असेप्टिक रूम ही पूरा हमारा स्टराइल है, उसके बाद हम जहाँ पे काम करेंगे ये भी हमारा पूरा स्टराइल है। इसमें अलग से हमारा HEPA फिल्टर लगा है, अलग से UV लाइट लगी है किसी माइक्रोब्स को मारने के लिए। तो हम यहाँ पे वो काम करते हैं कि अगर कोई भी माइक्रोब वगैरह हो तो वो हमारा एंट्री ना करें। कोई भी सेंसिटिव, जैसे हम मान लो वैक्सीन बनाते हैं, एंटीबायोटिक कुछ बनानी हो, हमें चेक करना है, तो उन सब की हम यहाँ पे जो है पूरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, केमिकल टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है पूरा, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ फिल्टर पैड, अ फैन, ब्लोअर एंड HEPA फिल्टर एंड लेमिनार एयर फ्लो बैग। तो इसमें बेसिकली 4 यहाँ पे ये बताई गई हैं। पहला हमारा होता है HEPA फिल्टर। तो HEPA फिल्टर को हम हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, यानी कि एक तरह से ये हमारा फिल्टर होता है जो हमारी एयर को फिल्टर करेगा। तो एयर जब इसमें से पास की जाएगी तो HEPA फिल्टर क्या करेगा, जितने भी हमारे एयरबॉर्न कॉन्टामिनेशन है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, उनको रिमूव कर देगा और हमारी स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन रखेगा। उसके बाद इसमें एक UV लाइट का पूरा स्विच होता है। तो UV लाइट विजुअल लाइट होता है। तो ये हमारे क्या करते हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं पहले से प्रेजेंट होंगे, इसको स्टेराइज कर देगा। फिर इसमें एक मोटर हमारी प्रेजेंट होती है। तो मोटर क्या करेगी, हवा को ब्लो करेगी, और ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना होगा, कोई गैप जॉइंट कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, पूरा देखो HEPA फिल्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक ब्लोअर है। तो ये क्या करेगा, जो भी आस पड़ोस की हवा है उसको खींचेगा, यहाँ से नीचे फेंकेगा, और जब हवा हमारे नीचे आएगी तो ये HEPA फिल्टर से क्रॉस होती हुई जाएगी। तो माइक्रोब्स हमारे सारे इसी में रह जाएंगे। तो ये हमारा एक देखो HEPA फिल्टर है, ब्लोअर है, ये हमारी पूरी बेंच है जो यहाँ पे हम काम करेंगे, और इसमें UV लाइट वगैरह हमारी प्रेजेंट है। तो ये हमारी 4-5 ये पूरी इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके जो हमारे फ्लो पैटर्न है, इससे पहले हम थोड़ा बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो जो हमारे लेमिनार एयर फ्लो हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो और वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो। हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो में क्या होता है कि जो हमारी एयर फ्लो है वो बैक से फ्रंट की तरफ जाएगी। यानी कि अगर ये हमारा इस तरह का है, जैसे अगर मैं सिंपली आपको यहाँ पे कोई भी दिखा देता हूँ, तो जैसे मान लो ये पेन है, अगर तो जैसे मान लो ये हमारे रिमोट का चार्जर है, तो ठीक है, प्रमोशन नहीं है। तो अब जैसे मान लो ये हमारी बीच की जगह हो गई, जो हमारी ये जगह होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह का, ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल, और ये हमारी होती है ऐसे लंबाई हो, ये हमारी वर्टिकल, ये हमारी हॉरिजॉन्टल। तो इसमें जो हमारे हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो में क्या होता है कि जो हमारी एयर फ्लो है वो हमारी हॉरिजॉन्टली काम करेगी, यानी कि बैक से फ्रंट तक। तो अगर मैं मान लो मेरा एक HEPA फिल्टर है, पूरा हमारा लेमिनार एयर फ्लो है, और ये बीच की जगह जहाँ पे मुझे काम करना है, तो इसमें जो एयर होगी वो हमारा क्या होगा, इस जगह से एंट्री करेगी और इधर से निकलेगी। यानी कि यहाँ पे एंट्री हमारी इधर से हो रही है और इधर से निकल रही है। तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये पूरा वर्किंग है। तो इधर हमारा HEPA फिल्टर लगा होगा, ये हमारा लगा होता है ब्लोअर। तो नीचे से हवा पास करेंगे, हवा ऊपर जाएगी, और यहाँ HEPA फिल्टर से क्रॉस होकर हवा हमारी यहाँ से आती है, और जो UV लाइट है वो हमारी इसमें ऊपर ही लगी होती है, और ये हमारा पूरा वर्किंग एरिया होता है। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो। तो इसमें HEPA फिल्टर हमारा फ्रंट पे लगा होता है, ब्लोअर हमारा नीचे फिट होता है। तो वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग हमारी ये दोनों के लिए है, यानी कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल के लिए भी है और वर्टिकल के लिए भी है। तो फर्स्टली हम UV लाइट को ऑन कर देते हैं 30 मिनट, आधा घंटे के लिए, पूरे लेमिनार फ्लो को स्टेलाइज करने के लिए। और उस टाइम हमारा ये मतलब ये है कि हमें बाहर निकल जाना है, कि हमें कोई नुकसान ना हो इसको पूरे को बंद करके। इसके बाद हम जब UV लाइट होगी, देखो हमें अवे रहना है और डिस्टेंस को मेंटेन करना है, जिससे हमें किसी तरह के कैंसर वगैरह ना हो, क्योंकि आपको पता है UV लाइट नुकसान करती है। उसके बाद हम अपने बाद में आएंगे, अपने सरफेस वो जो भी वर्किंग सरफेस है उसको इथेनॉल के साथ वाइप करेंगे, एकदम क्लीन हो गया। उसके बाद हम अपनी मोटर को टर्न ऑन कर देंगे, और ब्लोअर हमारे एयर को यहाँ से सक करेगा, और यहाँ प्योर एयर हमको यहाँ मिलती रहेगी, और फिल्टर पैड यानी कि जो HEPA फिल्टर उससे एयर आती रहेगी, और जो भी हमारी डस्ट पार्टिकल या माइक्रोस है उसमें ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद जो फ्री फिल्टर एयर है वो हमारी HEPA फिल्टर से यहाँ से पास होगी। देखो ये फिल्टर पैड है, तो जब हवा जाएगी तो डस्ट वगैरह यहाँ से रुक गई, और ये हमारा है HEPA फिल्टर, तो यहाँ से हमारे माइक्रोब्स रुक जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा एक्सटर्नल एयर फ्लो है वो यहाँ वर्किंग एरिया में पहुँच जाएगी, और हमें यहाँ जो भी काम करना होगा हम यहाँ करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल है। अब हम बात करें अगर वर्टिकल के बारे में, तो हॉरिजॉन्टल वर्किंग में सिर्फ इतना फर्क है कि
जो वर्टिकल है उसमें जो एयर है वो हमारी ऊपर से नीचे आएगी। तो यहाँ पे डाउनवर्ड टू ब्लोअर यानी कि वर्टिकली जा रही है। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, ब्लोअर हमारा ऊपर है, ये हैपा फिल्टर है और यहीं पे हमारी यूवी लाइट लगी होती है और नीचे पूरा वर्किंग एरिया होता है। जैसे अगर मैं इसी के एग्जांपल से समझूँ जैसे ये था, तो यहाँ पे जो हैपा फिल्टर है वो इस तरफ से लगा होगा, ये ऊपर से जाएगा और हवा हमारी यहाँ से इधर निकलेगी। तो इस तरह ये हमारा काम करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा इसके बारे में समझ आ गया होगा। अब छोटे से अगर हम इसके बारे में बात करें, ये तो हो गया। अब डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत कई तरह के डायरेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आता है यूनी डायरेक्शनल एयर फ्लो। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी एयर है वो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जैसे हमारे इसमें जो हमारे असेप्टिक रूम थे, जैसे मान लो ये हमारे असेप्टिक रूम है, तो अगर हम कोई सा भी एक रूम मान लो ये पकड़ लेते हैं, तो जो हमारी एयर है वो हमारी केवल एक डायरेक्शन में यानी कि यहाँ से जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। यानी कि सिंपल क्या है यहाँ पे कि जो यूनी डायरेक्शनल एयर फ्लो है इसमें सिर्फ एयर हमारी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। जैसे अगर मान लो ये रूम है तो हमारी एयर ऐसे और ऐसे निकल जाएगी, तो केवल एक डायरेक्शन में हमारी एयर फ्लो कर रही है, ठीक है। और या तो ये आप देखो ये दो तरीके से, या तो हमारा ये ऊपर से नीचे यानी कि बॉटम डाउन टॉप से बॉटम तक हो सकता है, या हमारा लेफ्ट टू राइट हो सकता है। तो एक केवल हो गया ये। सेकंड हमारी थी बाई डायरेक्शनल, ये हमारा सबसे कॉमन है जो पहले बताया। बाई डायरेक्शनल में क्या है कि हमारी जो एयर है वो दो डायरेक्शन में फ्लो करेगी, टिपिकली फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ द रूम। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो एयर है वो हमारी इधर से भी मूव कर रही है और इधर से भी, तो इस तरह दोनों डायरेक्शन से हमारी एयर जाती है। तो ये भी एसेप्टिक रूम में चलता है। तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल है। थर्ड हमारा होता है टर्बुलेंट एयर फ्लो। इसमें क्या है कि जो एयर हमारी फ्लो हो रही है वो टर्बुलेंट फ्लो में हो रही है। टर्बुलेंट का मतलब आपको बताया कि एकदम स्पीड से आएगी। और इसमें क्या है, जैसे मान लो हाई स्पीड से एकदम ऐसे ऐसे स्पीड से आ रही है टर्बुलेंट, इसमें क्या होगा कि जहाँ पे हमें हाई लेवल ऑफ एयर मिक्सिंग चाहिए कि हमारी एयर अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी, तो उस जगह हम जो है इस वाले एयर डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टर्बुलेंट एयर फ्लो हो गई। चौथी हमारी आती है एयर फ्लो विद डिफ्यूजर। इसमें क्या है कि हम डिफ्यूजर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नॉर्मली क्या है कि जैसे हमारी जो एयर है उसमें हम एक डिफ्यूजर लगा देंगे। डिफ्यूजर उसके जैसे मान लो यहाँ लगा दिया तो एक फ्लो पैटर्न बना देगा। नॉर्मली डिफ्यूज होती हुई एयर हमारी यहाँ पे पूरी जाती है, तो नॉर्मली हमारा एक डिफ्यूजर लग जाता है। चौथा हमारा आता है रेडियल एयर फ्लो। तो ये हमारा एक रेडियल मैनर में करेंगे। रेडियल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा रूम है तो इसके सेंटर में, यानी कि मान लो यहाँ सेंटर में कुछ लगा दिया और जो एयर है वो हमारी इस तरह फ्लो करेगी, यानी कि ऐसे चारों डायरेक्शन में सर्कुलर वे में जाएगी। तो ये रेडियल वाला हो गया। लास्ट आता है स्पाइरल एयर फ्लो। तो स्पाइरल मैनर तो आप लोग जानते होंगे, थोड़ा इस तरह ऐसे स्पाइरल वे में, जैसे हमारी स्पाइरल नोटबुक होती है ना, हम लोग बोलते हैं कि स्पाइरल क्या है, तो जैसे ये हमारी है ये स्पाइरल होती है। तो हमारी जो एयर फ्लो करेगी वो हमारी मान लो टॉप से बॉटम तक आ रही है, तो हमारी इस वे में आ रही है, स्पाइरल में आ रही है। तो ये हमारे कुछ एयर फ्लो डायरेक्शन थे। अब इसमें क्वेश्चन दिया था तो हमने बता दिया कि इस तरह हमारे ये आते हैं। तो ये था हमारा पूरा वेरियस एयर फ्लो के बारे में, लेमिनार एयर फ्लो के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो आई होप आपको ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द मेथड्स यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक या फिर विटामिन। हमें एंटीबायोटिक या विटामिन के माइक्रोबायोलॉजिकल एसे के बारे में बताना है। अब ये माइक्रोबायोलॉजिकल एसे क्या होता है? पहली बात, जो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे है इसको हम माइक्रोवियल एसे नाम से भी जानते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल या माइक्रोबियल है, एक बात है। अब ऐसे एक्चुअल में क्या होता है, तो ऐसे को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे एक हमारा एक तरह से टेस्ट बोल सकते हैं, जो क्या करता है, हमारे किसी भी केमिकल कंपाउंड की क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन करता है। नहीं समझे? चलो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अब जैसे मान लो हमको ऐसे करना है, और हमने क्या देखा कि मान लो हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, एक विटामिन है। वैसे हमें 3 का करना है, हम इन 2 को लेके ही समझते हैं। तो एक हमारे पास एंटीबायोटिक है, एक हमारे पास विटामिन है। अब एंटीबायोटिक्स का मेनली काम क्या होता है? तो अगर हम एंटीबायोटिक देखा जाए तो एंटी मतलब होता है अपोज करना, और बायोटिक्स मतलब होता है हमारे एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि एंटीबायोटिक हमारे सिंपली वो ड्रग्स या वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारे माइक्रोब्स को मारने का काम करती हैं। क्या करती हैं? माइक्रोब्स को या तो रोकेंगे या मारेंगे। जैसे हम लोग को कभी कोई बीमारी हो जाती है और हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें वहाँ शक होता है कि किसी तरह के माइक्रोब्स की वजह से हम लोग को क्या है, कोई बीमारी हुई है, या गले में कभी हुई तो एजिथ्रोमाइसिन खा ली कि गले में किसी तरह का कोई माइक्रोब्स लग गया है, कोई बैक्टीरिया लग गया है, जिसकी वजह से हमको ये बीमारी हुई है। तो हम वहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं कि वो हमको उस दवाई से होने वाली बीमारी से बचाएगा। तो यहाँ पे मेन हमको क्या समझ आया कि एंटीबायोटिक हमारे केमिकली क्या कर रहा है, हमारे माइक्रोब्स को या तो किल कर रहा है या रोक रहा है। अब ये ऐसे क्या होता है? तो ऐसे का मेनली काम क्या होता है कि ये चेक करता है, यानी कि ऐसे का मतलब होता है डिटरमाइन करना कि जो हमारा एंटीबायोटिक है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं है। और एंटीबायोटिक का क्या काम है? एंटीबायोटिक का काम है हमारे माइक्रोब्स को मारने का। तो हमें इस पूरे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे में ये चेक करना है कि जो हमारा एंटीबायोटिक है वो एक्चुअल में इन माइक्रोब्स को मार पा रहा है या नहीं मार पा रहा। अगर मार पा रहा है तब तो हम बोलेंगे कि ये हमारा ठीक है और अपना काम एंटीबायोटिक अच्छे से कर रहा है, यानी कि एंटीबायोटिक इस टेस्ट में अच्छे से पास हो गया। और अगर एंटीबायोटिक क्या कर रहा है कि इस माइक्रोब्स को मार नहीं पा रहा है, यानी कि बचा दे रहा है, तो हम समझेंगे कि हमारा जो ऐसे है वो यहाँ फेल हो गया और जो हमारा एंटीबायोटिक है वो अपना
काम अच्छे से नहीं कर रहा। तो सिंपली यही है, यही फंडा हमारा विटामिन के साथ होता है कि विटामिन का मेनली काम क्या होता है कि विटामिन आपको पता है ग्रोथ फैक्टर है। अगर कहीं भी विटामिन जाता है तो वो हमेशा ग्रोथ करता है, क्योंकि विटामिन एक अच्छा सोर्स होता है हमारा। तो अगर ये माइक्रोब्स के लिए भी हमारा एक विटामिन एक अच्छा सोर्स होता है, तो अगर हमारा विटामिन है उसका मेन काम क्या होता है, हमारे माइक्रोब्स को या हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करना, ग्रो करना। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि अगर विटामिन माइक्रोब्स को ग्रो करवा पा रहा है, यानी कि माइक्रोब्स के अमाउंट को बढ़ा पा रहा है, तब तो विटामिन हमारा ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो विटामिन हमारा खराब है। तो मेनली हमारा क्या है कि माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे हमारे वो टेस्ट जब वो हो गए जिसमें हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा एंटीबायोटिक है या जो हमारा विटामिन है वो हमारे माइक्रोब्स को ग्रो करवा पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे मैंने आपसे दो वर्ड बोले, एक हमारा आता है क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, एक हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव, यानी कि इसमें क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो एंटीबायोटिक है इसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं क्वालिटेटिव वाला, यानी कि ये मेनली बताता है कि एंटीबायोटिक ने माइक्रोब्स को मारा या नहीं मारा, कितना मारा, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और जो विटामिन वाला है उसमें हम चेक करते हैं मेनली इसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम विटामिन वाले टेस्ट को परफॉर्म करते हैं कि जो विटामिन है उसने माइक्रोब्स को ग्रो किया, तो हम यहाँ चेक करते हैं कि उसने कितने अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स को ग्रो किया। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि उसकी जो विटामिन है वो कितनी क्वांटिटी है। अगर ज़्यादा माइक्रोब्स ग्रो करेंगे मतलब क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी विटामिन की, ठीक है। अब यहाँ चेक कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो कोई भी हम टेस्ट सॉल्यूशन, कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा जिसको हमें बनाना है, तो उसमें हो सकता है कि हमारा एंटीबायोटिक हो या हो सकता है हमारा विटामिन हो। तो इस पूरे टेस्ट सॉल्यूशन को हम इनके ऊपर अप्लाई करके चेक करते हैं कि कौन कितना कैसे काम कर पा रहा है। बाकी इसका माइक्रोबायोलॉजिकल या माइक्रोबियल ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो भी ये एंटीबायोटिक या विटामिन के टेस्ट हैं वो हम एक माइक्रोब्स के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर कर रहे हैं। यही रीज़न है कि इसको माइक्रोबियल या माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे बोलते हैं। अब आई होप आपको माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई होता क्या है, कैसे होता है, सब कुछ क्लियर। तो सिंपली हम इसको माइक्रोबियल ऐसे नाम से भी जानते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक क्वान्टिटेटिव या क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड की, जैसे हमारे एंटीबायोटिक है, विटामिन है या अमीनो एसिड है, विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप माइक्रोबियल को डिफाइन करें तो लास्ट में लिखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ या विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें ये नेसेसरी होता है, इट इज नेसेसरी टू ऐसे, यानी कि चेक करना एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो हमारे एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग इन एनिमल या मैन ऑन मॉनिटरिंग कंट्रोल एंटी माइक्रोबियल कैनिमल। अब आपको पता है कि किसी बॉडी में कोई माइक्रोब्स वगैरह है तो उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट देते हैं। एंटी माइक्रोबियल भी हमारे एंटीबायोटिक की तरह ही होते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि इनकी पोटेंसी क्या है, पोटेंसी मतलब क्वालिटी, कि वो कितने माइक्रोब्स को मार पा रहे हैं। अगर ज़्यादा को मारेंगे मतलब क्वालिटी अच्छी है, मतलब अच्छे पोटेंट है। तो ये देखो सारा कुछ कनेक्टेड आपके लिए होता है। तो ये हो गया हमारा ऐसे के बारे में। अब हम पहले बात करते हैं अपने एंटीबायोटिक्स के माइक्रोबियल ऐसे के बारे में। अब देखो अगर हम एंटीबायोटिक के लिए बात करें तो इट इज बेस्ड अपॉन अ कंपैरिजन ऑफ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो बाय मेथड कंसिडरेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अब इसमें सिंपली देखो कर क्या रहा है, यहाँ पे फंडा हमारा चलता है कंपैरिजन वाला, नहीं समझे। देखो सिंपली देखो क्या है कि जैसे मान लो हमारे यहाँ माइक्रोब्स हैं और हमें इन्हें मारना है, तो हम पहले क्या करते हैं कि अपने जो स्टैंडर्ड वाला हमारा एंटीबायोटिक है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये हमारा गवर्नमेंट द्वारा या हमारे इंडियन फार्माकोपी द्वारा अप्रूव्ड है कि भाई ये अपना अच्छा काम करता है, तो हम पहले इसको यहाँ पे ट्राई करेंगे माइक्रोब्स को मारने के लिए। अब मान लो इसने क्या किया कि कोई भी हमारा ये सैंपल था, मान लो इसमें से इसने क्या किया 98% माइक्रोब्स को इजीली मार दिया। क्या हुआ, मार दिया। तो मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड अच्छा काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन को अप्लाई कर देंगे और टेस्ट सॉल्यूशन को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ऐसा ही हम एक सेम सैंपल ले लेंगे। अब हम ये देखेंगे टेस्ट जो हमारा टेस्ट एंटीबायोटिक है उसने कितने को मारा। टेस्ट मतलब होता है जो मान लो हम लोगों ने बनाया है या जो लैब में बनाया गया है, जिसको हमें चेक करना है कि वो कितना पोटेंट है। तो जब हम उसको चेक करेंगे, अगर उसने भी 98% या इससे ऊपर किसी को मारा, तब हम बोलेंगे कि टेस्ट वाला सॉल्यूशन हमारा एकदम बढ़िया बना है और वो इसी के बराबर है। अगर उसने 95 मारे या 90% मारे, तो हम बोलेंगे कि जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो हमारा फेल हो गया और इसमें कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है कि हमारा स्टैंडर्ड जैसा नहीं बन पाया और ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो यहाँ आप समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से कंपेयर करते हैं। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड से पहले मार के देखा हमारे कितने परसेंट बैक्टीरिया मर गए, उसके बाद हम टेस्ट से मार के देखेंगे। अगर इसी के जितने मर रहे हैं तब तो हमारे के बोलेंगे ठीक भाई अच्छा काम कर रहा है टेस्ट वाला भी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोलेंगे टेस्ट वाला हमारा फेल हो गया। तो अगर इसको एग्जांपल से समझे, मान लो आप लोग घर पे गए और आपने बताया मम्मी मम्मी मेरे ना 19 मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं, 19 मार्क्स आए हैं। तो अब आपके घर वाले कंफ्यूज हैं, हंसें खुश हों क्या हो, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि 19 मार्क्स कितने में से आए हैं। अगर आप बोलोगे 19 मार्क्स 100 में से आए हैं तो भाई बहुत कम है, आप तो फेल हो गए। अगर मान लो 50 में से आए हैं तब भी बोलेंगे भाई बहुत कम है, आप तो बेकार हो। अगर मान लो वो आपके 30 में से आए तो बोलोगे बस पास ही तो हुआ, इतना खुश क्या हो रहा है। और वहीं बताया जाए कि आपके 19 मार्क्स आपके 20 मार्क्स में से आए हैं तो सारे लोग खुश हो जाएंगे कि वाह
बहुत बढ़िया, केवल 1 नंबर कटा। तो यहाँ पे क्या है कि हमको जब स्टैंडर्ड पता होगा कि स्टैंडर्ड वाला हमारा एंटीबायोटिक कितना काम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट वाले सॉल्यूशन को पता लगाते हैं कि अगर ये उसके बराबर या थोड़ा बहुत ही माइनर सा फर्क है तो हम बोलेंगे टेस्ट वाला अच्छा काम कर रहा है, और अगर ये इससे बहुत कम है तो हम बोलेंगे अपना टेस्ट वाला यानी कि गड़बड़ है, इस एंटीबायोटिक में गड़बड़ है। तो यही हो गया, पूरे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हमारे मेथड्स बात करें तो 2 हमारे मेन मेथड आते हैं। पहला आता है कप प्लेट मेथड, इसको हम सिलेंडर प्लेट मेथड भी बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है ट्यूब ऐसे मेथड, इसको हम टर्बीडी मैट्रिक मेथड नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों ही मेथड के लिए एक हमको मीडिया प्रिपेयर करना है या एक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर हमको टेस्ट परफॉर्म करना है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और एक हम यहाँ पे अपने टेस्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे जो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब टेस्ट सॉल्यूशन है जो हम प्रिपेयर करेंगे। एक हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होता है, वो यहाँ पे ले लेंगे। और हम इसमें माइक्रोब्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा या तो बैक्टीरिया प्यूमिलस यूज़ कर सकते हैं, स्टेफिलोकोकस या फिर एपिडर्मिस। 3 ही तो बातें थी, एक हमें माइक्रोब्स चाहिए था हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, एक हमको स्टैंडर्ड चाहिए था, एक हमको टेस्ट चाहिए था, यही तो सारा है। और ये माइक्रोब्स को जिस कल्चर मीडिया में हम डालेंगे वो मीडिया हमको चाहिए, तो ये सब हमको यहाँ पे चाहिए होता है। अब पहले अगर बात करें कप प्लेट मेथड के बारे में, तो इसके लिए यहाँ पे आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा डिफ्यूजन ऑफ एंटीबायोटिक पे डिपेंड करता है। अब ये आपको आगे आगे समझ आ जाएगा। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, तो हमको एक कल्चर मीडिया बनाना है। अब कल्चर मीडिया बनाने के लिए हमको सिंपली क्या करना है कि जैसे मान लो ये हमको एक पेट्री प्लेट्स लेंगे और इसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसमें हम डालते हैं अगार मीडियम। अगार मीडियम आपको पता है न्यूट्रिएंट्स रिच मीडिया होता है, जिसमें अगर किसी भी माइक्रोब्स को हम डालते हैं तो वो ग्रो कर जाता है। तो सबसे नीचे हम डालते हैं अगार मीडियम। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है उसमें भी हम डालेंगे अगार, लेकिन उसमें जो हमारे माइक्रोब्स होंगे उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी हम लेयर डालते हैं अगार मीडियम। यानी कि सिंपल मान लो कि हमारा जो कपलेट मेथड है उसमें हमने 3 लेयर का यहाँ पे कल्चर मीडिया बनाया है, और उसमें जो पहली और थर्ड लेयर है उसमें हमारा अगार मीडियम पड़ा, उसमें किसी तरह का माइक्रोब्स नहीं पड़ा है। लेकिन जो बीच वाली मीडिया लेयर है उसमें हमने एक माइक्रोब्स को अपने डाल दिया है, और इस माइक्रोब्स में से हमारा या तो बैक्टीरिया होगा या स्टेफिलोकोकस होगा, कोई भी एक माइक्रोब्स हमारे यहाँ होगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये हमने देखो 3 लेयर बनाई है। पहले हमारा अगार, थर्ड पे अगार है, बीच में अगार तो है लेकिन साथ में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पड़ा हुआ है, और इनकी जो थिकनेस है वो लगभग 4 mm की रहेगी, ठीक है। तो ये पूरा तैयार हो गया। उसके बाद ये देखो पूरा लेयर है। अब हमको क्या काम करना है कि हमको एक लेना है कॉर्क बोरर नाम से। कॉर्क बोरर आता है इस तरह का, एक मतलब मोटा ऐसा मान लो इतना आएगा, और इसमें बीच में जगह होती है छेद करने की। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसमें हम यहाँ पे 4 से 5 इस तरह के छेद बनाएंगे। अब छेद कैसे बनाने हैं, जब आप इसको नीचे डालोगे खींचोगे, यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने हाँ जो हमारी वो होती है ना गोल्फ की बॉल होती है उसमें जमीन पे हम ऐसे छेद करके बाहर निकाल लेते हैं मिट्टी, सेम फंडा है कि जब हम इसको यहाँ डालेंगे तो इतने ये थोड़ा पोपला होता है तो क्या करेगा, इतने अंदर की जो हमारे पूरा है इसको यहाँ से निकाल लेगा। तो इस तरह हम 4 से 5 छेद यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे पूरा, और इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इक्वल साइज के हमारे होल्स बन जाते हैं, और जब ये होल्स बन जाएंगे देन हम क्या करते हैं, देन एंटीबायोटिक सॉल्यूशन आर फिल्ड इन दोज होल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। उसके बाद हमारे जो भी ये होल्स होंगे इसमें हम अपना जो एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन है जो हमने बनाया है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इनक्यूबेट। तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसिडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एंड टेस्ट एंटीबायोटिक आर प्रिपेयर्ड इन एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, जो हमने प्रिपेयर किया है उसको हम इन वाली कैविटी के अंदर फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, द प्लेट आर लेफ्ट स्टैंड फॉर 1 से 2 घंटे के लिए हम रूम टेम्परेचर पे या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख देते हैं। अब जब रख देंगे उसके बाद इसको इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेट 18 से 24 यानी कि लगभग पूरे 1 दिन के लिए हम एक कंडीशन जो इंक्यूबेटर आते हैं ना उसमें हम इसको रख देंगे। अब होता क्या है देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता था जो हमने ये लिया था इसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पे है तो उसके बाद यहाँ पे अगार मीडियम भी है, तो वो अपने आप को ग्रो करना चाहेगा। सिंपल क्या है, वो अपने आप को ग्रो करना चाहेगा, और जब वो ग्रो करना चाहेगा तो वो इधर से उधर फैलेगा, भाई पूरे में फैलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है साथ में एंटीबायोटिक भी डाल दिया है, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, उसको मारने का काम करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन हमारे जो एंटीबायोटिक है उसको मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों फंडा हो रहा है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि कौन ज़्यादा मजबूत है, यानी कि हमारे जो ये है एंटीबायोटिक है वो कितना काम करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमको देखना होगा जोन ऑफ इनहिबिशन। अब जोन ऑफ इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये छेद किए थे और इसमें माइक्रोब्स हमारे ग्रो कर गए, तो माइक्रोब्स हमारे पूरे यानी कि पूरे इसमें अच्छे से ग्रो कर गए, पूरे के पूरे में इसमें, ठीक है। अब जो बीच में हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक फिल किया था, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, अपने आस पड़ोस के एरिया को माइक्रोब्स को मारना शुरू कर देगा। क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक एरिया को मारना शुरू कर देगा। अब वो कितने लंबे एरिया तक माइक्रोब्स को मार पा रहा है वही उसकी पोटेंसी को दर्शाएगा। अगर मान लो थोड़े से एंटीबायोटिक नहीं पूरे इतने एरिया को मार दिया तो भाई बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जितने एरिया को वो माइक्रोब्स को मारता चला जाएगा उतना इस तरह का एक सर्कुलर बनता हुआ चला जाएगा, और इस सर्कुलर को हम बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। और इससे हमको ये पता चलेगा कि जो हमारा एंटीबायोटिक है उसने कितने एरिया के माइक्रोब्स को मारा।
समझ गए? यानी कि सिंपली क्या है, हमने जो एंटीबायोटिक डाला वो अपने आस पड़ोस के माइक्रोब्स को मारना शुरू कर देगा, और जितने एरिया को मारता चला जाएगा वहाँ पे हमको माइक्रोब्स नहीं दिखेगा, मतलब उसकी कॉलोनी नहीं दिखेंगी, और जब नहीं दिखेंगी तो इस तरह का एक जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट हो जाएगा, और उसी जोन ऑफ इनहिबिशन के ये डायमीटर हो उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं कि उसने कितने एरिया के माइक्रोब्स को हमें मारा। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये तो ठीक है लेकिन हमें पता कैसे चला कि कितना स्ट्रांग है कितना नहीं? तो आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ पे स्टैंडर्ड और टेस्ट हम दो के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो जैसे मान लो ये हमारा ये दो है, यहाँ पे मैंने रफ में पूरा किया हुआ है, ये मान लो हमारा स्टैंडर्ड के लिए था, ये हमारा टेस्ट के लिए था। तो हमने यहाँ पे बराबर 5 छेद बनाए, यहाँ पे 5 छेद बनाए, ये हमारा जोन ऑफ इनिशियल बन गया स्टैंडर्ड के लिए, ये हमारा जोन ऑफ इनिशियल बन गया टेस्ट के लिए। ठीक है, दोनों को हमने 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया, इंक्यूबेट कर दिया 18 से 24 घंटे के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब 24 से 18 घंटे हो जाएंगे बाद में हम इस जोन ऑफ इनिशियल को चेक करेंगे। अब चेक करके हम इसके डायमीटर को चेक करेंगे। अब मान लो स्टैंडर्ड का जो डायमीटर है वो हर किसी में 2 सेंटीमीटर आया, तो जो हमारा टेस्ट का डायमीटर है वो भी हमारा 2 सेंटीमीटर या 2.1 इसके करीब आना चाहिए। अगर इससे कम आता है मतलब जो टेस्ट एंटीबायोटिक है वो हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि भाई ये माइक्रोब्स हैं। आप इसमें सोचो सर थोड़ा बहुत अगर फर्क चल जाए तो, अगर मान लो 0.01% भी माइक्रोब्स रह गया तो वो फिर से अपने आप को ग्रो कर करके दोबारा अपनी अमाउंट को बढ़ा लेगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारा टेस्ट एंटीबायोटिक है वो हमारा स्टैंडर्ड की तरह बराबर काम करे, और स्टैंडर्ड अप्रूव है तो ये भी हमारा अप्रूव हो जाएगा और ये भी आगे हमारा काम करेगा। तो ये था हमारा पूरा कप प्लेट मेथड के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी हम यहाँ जो हमारा ये डायमीटर था इसका, जो हमारा कप प्लेट मेथड का था, इसके लिए हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ये आप बना के आ जाना, सिंपल नंबर आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बराबर बनाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड का, तो ये हो जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है टर्बीडी मैट्रिक या फिर ट्यू एसे मेथड। अब देखो टर्बीडी मैट्रिक या ट्यू एसे मेथड में क्या होता है पूरा ही आप अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कल्चर मीडिया होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि दिस टेस्ट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल कल्चर इन अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक इन अ फ्लूइड मीडियम दैट इज फेवरेबल इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक। अब ये आपको थोड़ा देखो, जब आप इधर समझोगे तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक पूरा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा लेंगे, हमने पहले बात कर रही थी बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस, और यहाँ पे हम जो न्यूट्रिशन मीडियम है उसको यहाँ पे पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ फिल कर दिया। अब इसमें फिल करने के बाद हम अपने माइक्रोब्स को यहाँ डाल देंगे। अब ये माइक्रोब्स है ना वो इसमें रैपिडली ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसको अभी हमने एंटीबायोटिक नहीं डाला, उसको हमने अच्छे से ग्रोथ किया है, और हमारा लगभग जो शॉर्ट टाइम यानी कि 4 से 5 घंटे के अंदर में हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि इसका शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड है। अब जब पूरा ग्रोथ हो गया ना उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जो भी हमारे माइक्रो ग्रोथ हो गया, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक को पहले करेंगे। आप याद रखना कि जो स्टैंडर्ड के लिए कर रहे हैं सेम ही आपको टेस्ट के लिए भी करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक है उसको हम यहाँ पे 5 अलग अलग कंसंट्रेशन में लेते हैं, यानी कि हमने 5 टेस्ट ट्यूब लिए। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो इसमें हमने 5 ml लिया मान लो, तो इसमें हम 4 लेंगे, इसमें 3 लेंगे, इसमें 2 लेंगे, इसमें 1 ml लेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे 1 ml के डिफरेंस पे हम यहाँ पे अपना जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक है उसको यहाँ लेंगे। अब जिसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक है देखो गाढ़ा है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, इसमें बहुत कम है। तो इस तरह हम अपने एंटीबायोटिक को यहाँ पे सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब क्या है, ये हमारा एक एक के डिफरेंस पे है, एक तरह से मान लो 1 ml के लगभग डिफरेंस पे है। अब इसको ना प्रिपेयर करना है। देखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये नहीं है कि केवल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जैसे मान लो हमने पानी में लगभग इसको ऐड किया है, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक बना रहे हैं, पूरा सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड का मान लो 5 ml ले रहे हैं, तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। और अगर ऐसा लेंगे तो यहाँ 5 है तो 5 ml पानी है, यहाँ 4 था हमारा एंटीबायोटिक तो 6 ml पानी है, यहाँ 3 था तो यहाँ 7 ml पानी है, यहाँ 2 था तो यहाँ 8 ml पानी है, यहाँ 1 था तो यहाँ 9 ml पानी है। तो इस तरह हम यहाँ पे 10-10 ml के करीब अपनी पूरी स्लाइड यहाँ बना लेते हैं, और अलग अलग 1 ml के डिफरेंस में हम यहाँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। ऐसा इसलिए कि हमें ये देखना है कि कितने स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक से हमारा ये पूरा मर रहा है। तो ये काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नीचे हम 5 स्लाइड लेंगे और पांचों में हम क्या करेंगे 9 ml अपने न्यूट्रिसेंट जो हमारा मीडियम है, यानी कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था उसको हम ले लेंगे। तो हमने हाई अमाउंट ऑफ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है, तो 9 ml हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 5 स्लाइड में ले लिया, और जो इनके डिफरेंस कंसंट्रेशन थे इन सब में से हम सिर्फ 1 ml अपना एंटीबायोटिक लेंगे, वो हम इसमें डाल देंगे। अब देखा जाए कायदे में तो इसमें थोड़ा गाढ़ा एंटीबायोटिक है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन हाई थी, इसमें उससे थोड़ा कम, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम। अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट कर देंगे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए दोबारा, और इसको छोड़ देंगे। अब आपको पता है कि जो माइक्रोब्स है वो तो अपना ग्रो कर गया है, अच्छे से यहाँ डेवलप है। तो अब बारी आती है एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक इनको मारने का काम करेगा। अब एंटीबायोटिक यहाँ पे क्या करेगा, इसमें ज़्यादा था तो इसमें ज़्यादा मारेगा, इसमें कम मारेगा, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम। तो इस तरह जो हमारा ये पूरा एंटीबायोटिक है वो यहाँ पे जो मतलब जो एंटीबायोटिक है वो हमारे इनके माइक्रोब्स को मारने का काम करेगा, और जब मार देगा तो
हम क्या करेंगे, उसकी टर्बिडिटी को चेक करेंगे। अब टर्बिडिटी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, अब जैसे मान लो हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे अगर आपको अलग पेज में लेके बताऊँ तो मान लो कोई भी हमारा एक सॉल्यूशन है। अब अगर मैं मान लो इसमें मिट्टी मिला देता हूँ, यानी कि मान लो ये एक सॉल्यूशन है और ये एक पानी है, मान लो दोनों हमारे पास पानी है, तो अगर क्या करूँ, इसमें सिर्फ पानी रहने दूँ और इसमें मैं पानी में मिट्टी हल्का सा मिला दूँ, तो आपको धुंधला धुंधला कौन सा दिखेगा, आपको ये वाला सॉल्यूशन धुंधला दिखेगा और इसके आर पर आपको नहीं दिखेगा, यानी कि ये आपको टर्बिड दिखाई देगा। सेम फटा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे माइक्रोब्स हैं, तो अगर इसके अंदर माइक्रोब्स हमारे डेवलप है, यानी कि माइक्रोब्स है, तो माइक्रोब्स भी कुछ अपना डेंसिटी कुछ बना रखते हैं, तो माइक्रोब्स की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हल्का हल्का ये हमको क्या है, टर्बिड दिखाई देगा, यानी कि धुंधला दिखाई देगा। और अगर एंटीबायोटिक ने माइक्रोब्स को मार दिया तो ये हमारा क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, यानी कि हमको इसके आर पार भी दिखेगा। तो बस हमको क्या करना है, इनकी टर्बिडिटी को चेक करना है कि टर्बिड जितना ज़्यादा टर्बिड उतने ही ज़्यादा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे प्रेजेंट होंगे, और जितना कम टर्बिड होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने ही कम प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ पे 5 अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग टर्बिडिटी वाले कंपाउंड हमारे यहाँ बन जाएंगे। अब हम बाद में क्या करेंगे, अपने टेस्ट सॉल्यूशन के लिए सेम यहाँ पे लेंगे, टेस्ट के लिए हम यहाँ सेम लेंगे, दोनों को करेंगे, और जब बाद में उनका हमारा पूरा इंक्यूबेट करके निकल के आएगा, देन हम हमारे जो स्टैंडर्ड वाले ये थे उसको टेस्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हमको ये पता लगाना है कि किसने कितने मारे। अगर मान लो स्टैंडर्ड ने हमारे स्टैंडर्ड की यहाँ पे जो टर्बिडिटी है पहले यहाँ पे टेस्ट ट्यूब की, वो टर्बिडिटी हमारी टेस्ट की पहली टेस्ट ट्यूब से बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर इनकी टर्बिडिटी हमारी बराबर है तब तो ठीक है, या फिर कम हो। टेस्ट वाला जो है ना, टेस्ट ने अगर ज़्यादा मार दिया तो कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं कि टेस्ट वाले ने ज़्यादा मार दिया तो टेस्ट खराब है, नहीं। अगर टेस्ट ने इससे थोड़ा ज़्यादा मार दिया तब भी वो चलेगा, एक हमारी रेंज बन जाती है। तो टेस्ट वाला हमारा इसके बराबर ही काम करे, यानी कि जो इसकी टर्बिडिटी इतनी आई है उतनी ही टर्बिडिटी हमारी टेस्ट की भी आनी चाहिए, तब हमारा जो टेस्ट एंटीबायोटिक है वो हमारा पास हो जाएगा माइक्रोबियल ऐसे में, वरना वो हमारा फेल हो जाएगा। तो इस तरह ये वाला हमारा काम कर रहा है। देखो फंडा इधर सेम था जो इसमें था कप प्लेट में, कि हमें बाद में दोनों को कंपेयर ही करना है, दोनों के लिए हम अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लास्ट में जो उनका रिजल्ट होगा उन रिजल्ट को हम आपस में कंपेयर करके पता लगाते हैं कि कौन से टेस्ट ने कितना मारा। तो ये था हमारा पूरा टर्बिडिटी या ट्यू ऐसे मेथड के बारे में। उसमें हम क्या कर रहे थे, जोन ऑफ इनहिबिशन को कंपेयर कर रहे थे, और जो टर्बिडिटी है इसमें हम उसकी टर्बिडिटी को चेक करते हैं कि कितना धुंधलापन है। तो ये था हमारा पूरा एंटीबायोटिक के लिए माइक्रोबियल एसे के बारे में। अब हम अगर यहाँ पे बात करें माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन्स के बारे में, तो देखो इसमें क्या करना है ना, इसमें बेसिकली क्या है कि माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन इन अ सैंपल। यानी कि मान लो कोई भी हमारा एक सैंपल है, ये इस तरह का कोई भी हमारा मान लो एक सैंपल है, तो इस सैंपल में हमको चेक करना है कि विटामिन है वो हमारा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। यानी कि अब आपको पता है विटामिन हमारा भाई एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, हमको बाहर निकालना पड़ता है। तो विटामिन किसी भी सैंपल या सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हमको मेजर करना है, और उसको मेजर करने के लिए हम माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको माइक्रोबियल बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प करेंगे। अब ये क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड विटामिन फॉर ग्रोथ। सिंपल सी बात है भाई, विटामिन क्या है, एक ग्रोथ फैक्टर है, यानी कि हम लोगों को हो या माइक्रोब्स को या जानवरों को हो, विटामिन हमारा हमेशा ग्रोथ करता है। तो अगर यहाँ पे क्या कि इट इन्वॉल्व द मीजरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ सैंपल कंटेनिंग विटामिन। यानी कि सिंपली मैंने क्या बोला कि विटामिन हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम माइक्रोब्स की जो ग्रोथ हो रही है उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना ग्रोथ हो रही है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ही ज़्यादा हमारा उसमें विटामिन प्रेजेंट होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का पता चल जाए तो हम विटामिन की कंसंट्रेशन का भी पता लगा सकते हैं। अब जो हमारे विटामिन होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो किसी भी ग्रोथ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पे लैक्टोबैसिलस लीचमनी हो गया, जो विटामिन B12 हो गया, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी विटामिन B12 B6 सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली हम क्या करते हैं यहाँ पे विटामिन B12 की मतलब विटामिन B12 की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, और उसके लिए हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम इस्तेमाल करते हैं लैक्टोबैसिलस लीचमनी का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है, एक वेजल मीडिया प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो वेजल मीडिया हमारा वो मीडिया है जिसके अंदर हम इस माइक्रोब्स को ग्रो कराएंगे, क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए वैसे तो सारा कुछ चाहिए, अब उसमें हमें विटामिन की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें बाकी सब भी चाहिए होता है। तो फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर वेजल मीडिया। अब उसमें हम कार्बन सोर्स डालेंगे, नाइट्रोजन सोर्स डालेंगे, साल्ट्स डालेंगे, विटामिन भी डालेंगे, कोफैक्टर और बफरिंग एजेंट भी डालते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा न्यूट्रिएंट अगार हो गया या फिर सेबगोड अगार हो गया। ठीक है, तो ये हमारे एक मतलब मीडिया हो गया। अब हमें ऐसे करना है, दो मेथड से हम ऐसे को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला हमारा आता है टिट्री मैट्रिक मेथड, सेकंड हमारा आता है टर्बिडी मैट्रिक मेथड। देखो टिट्री मैट्रिक मेथड हमारा बेसिकली क्या होता है
टाइट्रेशन वाला। अब टाइट्रेशन आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिसिस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम कम लिया, ऐसे ही समझ लो। सबसे पहले हमको 10 क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिसमें हम पढ़ेंगे इस तरह 0.5 ml, फिर आधा ml ज़्यादा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5। तो इस तरह हम यहाँ पे 10 अपने टेस्ट ट्यूब को लेंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड विटामिन B12 का सॉल्यूशन है उसको हम फिल कर देंगे इसमें। यानी कि पहली टेस्ट ट्यूब में आधा ml है, देन आगे में 1, फिर 1.5, फिर 2। इस तरह हम अपने विटामिन B12 के सॉल्यूशन को यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हर एक टेस्ट ट्यूब, यानी कि जो हमारी 10 टेस्ट ट्यूब है, उन 10 टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 5 ml अपने वेजल मीडिया को फिल कर देंगे और उसको 10 ml बना देंगे बाद में पानी डाल के। अब ये कैसे करना पड़ेगा, तो जैसे मान लो हमारी, मैं एक आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमारी पहली जो हमारे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या किया था, 0.5 ml अपना डाला था यहाँ पे, सिंपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब इसमें हमने मान लो 5 ml अपना क्या डाल दिया है, वेजल मीडिया डाल दिया है, तो अब ये 5.5 हो गया। तो अब इसमें जो पानी पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 4.5 ml वाटर पड़ेगा, जिससे हमारा ये पूरा 10 ml बन जाएगा। इसी तरह जो हमारी सेकंड स्लाइड है उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने 1 ml लिया था, तो उसमें हमने 1 ml मतलब अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था विटामिन का, 5 ml हमने यहाँ पे वेजल मीडिया लिया है, और यहाँ पे फिर हमें 5 और 6, तो हमें 4 ml अपना वाटर लेना पड़ेगा। तो इस तरह करके हमारी जो भी 10 स्लाइड थी उनमें हम क्या करेंगे, अपना पानी ऐड करके उनको 10 ml तक बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड के लिए था। अब हमें टेस्ट के लिए क्या करना है, टेस्ट के लिए भी हमको 4 क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनमें हमको 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, यानी कि 1 ml के डिफरेंस पे 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिनमें हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन होगा, वो टेस्ट सॉल्यूशन जिसमें विटामिन B12 प्रेजेंट होगा, वो वाला इसमें टेस्ट सॉल्यूशन ले लेना है। उसके बाद इसमें भी हम सेम करेंगे, 5 ml अपना जो वेजल मीडिया है, स्टॉक सॉल्यूशन है, उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यानी कि मान लो हमने यहाँ पे टेस्ट के लिए हमने इस तरह की 4, 1, 2, 3, 4 लेंगे, और इसमें 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml डालेंगे। फिर इसमें 5 ml हम बेजल मीडिया डालेंगे, और 5, 6 हो गया, तो इसमें 4 ml पानी, इसमें हम डालेंगे 3 ml पानी, इसमें डालेंगे 2 ml पानी, इसमें डालेंगे 1 ml पानी। तो इस तरह हम यहाँ पे ml के द्वारा मतलब पानी कम कम करते हैं, इसमें पानी ऐड कर देंगे, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे दोनों का एक तरह से स्लाइड प्रिपेयर हो जाएंगे, टेस्ट ट्यूब हमारी प्रिपेयर हो जाएंगी। याद रखना, अभी जो हमने यहाँ पे वेजल मीडिया लिया है ना 5 ml वाला, वो वेजल मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर ऑलरेडी होंगे तो वो हमको पता नहीं चलेगा ना उसने कितना ग्रो किया है, इसलिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी जो भी हमारी टेस्ट ट्यूब थी, यानी कि उधर 10 और इधर 4, 14 टेस्ट ट्यूब को हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टरलाइज कर देंगे। स्टरलाइज इसलिए किया है कि अगर उसमें पहले से कोई तरह का माइक्रो प्रेजेंट होगा तो वो मर जाएगा और वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसके लिए हम ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। 121 डिग्री पे हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं, और जब वो स्टरलाइज हो जाएंगे देन हम सभी टेस्ट ट्यूब को ठंडा करेंगे, यानी कि कूल करेंगे, रूम टेम्परेचर लेके आएंगे। टेम्परेचर के बाद हम उसको इनक्यूलेट करेंगे और उसमें डालेंगे 1 ड्रॉप ऑफ केवल हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि इसको इनोकुलिंग बोल रहे हैं, टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लैक्टोबैसिलाई का यूज कर रहे हैं। केवल 1 ड्रॉप डालेंगे, और उसको डालने के बाद देन हम उसको दोबारा इनक्यूबेट करने के लिए रख देंगे 64 से 72 आवर के लिए, और टेम्परेचर की रेंज रहेगी हमारी 30 से 37 डिग्री तक। अब जब ये पूरा बन जाएगा देन उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं टाइट्रेशन। अब देखो ये किस सिद्धांत पे काम करता है ना, ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ पर हम यहाँ पे टाइट्रेट करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब को हम टाइट्रेट करेंगे, जो स्टैंडर्ड की होंगी, टेस्ट की होंगी, किसकी मदद से, 0.5 NaOH की मदद से, और इसमें हम 0.1% वेट बाई वॉल्यूम का ब्रोमोथायमोल ब्लू एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इसको इलेक्ट्रोमेटिकली भी कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब पूरा निकलेगा तो उसके बाद हम एवरेज वैल्यू होगी जो टाइट्रेशन की वो निकाल लेंगे स्टैंडर्ड और टेस्ट के लिए। उसके बाद इन दोनों का ग्राफ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। जैसे ये टाइट्रेशन वैल्यू निकल के आ रही है, ये स्टैंडर्ड विटामिन सॉल्यूशन, यानी कि स्टैंडर्ड का जब हम टाइट्रेशन कर रहे थे तो कितने ml हमको रिक्वायर्ड हो रहा था NaOH का उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उसके बाद हम जब टेस्ट को कर रहे थे तो कितना ml हो रहा था हमको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कंपेयर करते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मान लो ये हमारी टेस्ट ट्यूब थी, और इसके अंदर हमने जब अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला, ध्यान से सुना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला, तो आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा एसिडिक नेचर का होता है। अब ये जब ग्रोथ करेगा, क्योंकि हमको क्या देखना है, जो विटामिन है हमारा वो क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो डायरेक्टली ग्रोथ करवाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेंगे तो ये होते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट के, तो ये पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देंगे। क्या बना देंगे, एसिडिक बना देंगे। अब देखो जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतने ही ज़्यादा हमारा पूरा का पूरा जो टेस्ट होगा वो एसिडिक हो जाएगी। अब जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी उतना ही अमाउंट हमको NaOH का लगने वाला है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इस कितना
अमाउंट NaOH का लगा इसको हम चेक करते हैं टाइट्रेशन की मदद से। यानी कि सिंपली समझो यहाँ पे फंडा, यानी कि यहाँ पे कंपेरिजन क्या है कि जो विटामिन हमारा जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ करवाएगा, और जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे होंगे वो हमारे पूरी टेस्ट ट्यूब, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में हमने एक एक ड्रॉप डाला, और जब वो ग्रोथ करेंगे तो वो क्या करेंगे, इस पूरे को एसिडिक बनाएंगे, और जब एसिडिक बनाएंगे तो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बेसिक की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 0.5 NaOH का यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। टाइट्रेशन में न्यूट्रलाइज ही तो करते हैं, तो जब टाइट्रेशन हम इसमें इसकी कराएंगे तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब जितना अमाउंट ऑफ एसिड होगा उतना ही अमाउंट हमको NaOH की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे NaOH के अमाउंट को मेजर कर लेते हैं, और NaOH के अमाउंट को मेजर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा एसिडिक कितना अधिक था, और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतने ही ज़्यादा हमारे विटामिन की ज़्यादा होगी। तो हमें सिंपली देखा जाए तो NaOH का अमाउंट हमको डायरेक्टली ये बता देगा कि इस पूरे के अंदर विटामिन हमारे कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं। तो आप इनडायरेक्टली एक तरह से समझ पा रहे हो कि NaOH के यूज से हम विटामिन की अमाउंट को मेजर कर पा रहे हैं, क्योंकि NaOH मतलब एसिडिक को न्यूट्रलाइज करेगा, और एसिड हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बन रही है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे विटामिन की वजह से ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि सारा कुछ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मेजर करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड विटामिन का सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने NaOH की रिक्वायरमेंट हुई है, टाइट्रेशन वैल्यू कितनी आई है। अब जो टेस्ट वाले थे, यानी कि जो हमारे टेस्ट वाले थे उसको कितना मेजर करेंगे, दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि जो स्टैंडर्ड विटामिन है उसने अगर काम बढ़िया किया है तो हमारा ये भी है। तो एक तो ये हमारी उसकी क्वालिटी को भी बता देता है, दूसरा हमारी टेस्ट यानी कि क्वांटिटी को भी बता देता है। तो दोनों बातें हमको यहाँ पता चल जाती हैं। तो डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइट्रेशन पर बोथ, फिर प्लॉट करेंगे ग्राफ को, फिर कंपेयर करेंगे दोनों को, और इससे क्या है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी रिक्वायर्ड हो रही है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी ग्रोथ और माइक्रो ऑर्गेनिक की, इसका मतलब है विटामिन की कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें सेकंड हमारा आता है टर्बिडीमेट्रिक मेथड। अब टर्बिडीमेट्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टर्बिडिटी चेक करेंगे। तो सिंबल क्या है कि इन दिस मेथड वी मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पहले एंटीबायोटिक का जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा कि जो हमारे ये थे, यानी कि ये हमारे थे, ये कितना धुंधलापन है, टर्बिडिटी है। अब जो ये है ना, इसमें एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। एक कदम और आगे कैसे है, अब क्या करते हैं कि जो हमारे ये सॉल्यूशन है, मान लो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें से हम क्या करेंगे, इधर से एक लाइट पास करेंगे। क्या करेंगे, लाइट पास करेंगे। अब आपको बताया कि अगर ये आप नॉर्मल पानी में से लाइट पास करोगे तो वह सिंपल निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि ये सॉल्यूशन हमारा धुंधला है, यानी कि इसमें हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये जो लाइट है हमारे जब इनसे टकराएगी, माइक्रोब से टकराएगी, तो वो स्कैटर्ड होगी, यानी कि फैलेगी। अब जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। जितने कम पार्टिकल होंगे उतनी कम स्कैटरिंग होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे, उनका जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, हम यहाँ पे टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। अब टर्बिडिटी हमारी जितनी ज़्यादा होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे उतने ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे हमारे जो विटामिन है वो भी हमारे उतने ज़्यादा होंगे। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम क्या करें कि जो हमारी टर्बिडिटी ऑफ लाइट, सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, उसकी मदद से हम डायरेक्टली अपने विटामिन की कंसंट्रेशन को पता लगा लेते हैं। तो ये इस तरह हमारे कंपेयर करके चलते हैं। अब वही मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन विटामिन की होगी उतनी ज़्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा टर्बिडिटी, जितनी टर्बिडिटी उतनी ही ज़्यादा लाइट की स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे अपैरेटस भी आते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमेट्री वगैरह आ गया, यानी कि जिसमें हम अपनी रेज को पास करते हैं ना, वो वाले यहाँ पे आ गए। तो हमें अपैरेटस तैयार करना है, टेस्ट ट्यूब तैयार करनी है, रेजेंट प्रोसीजर, सारा कुछ जो हमारा टिट्रीमेटर की तरह था ना, उसमें हमने जो तैयार किया था वैसे ही हमको तैयार करनी है। यानी कि 10 स्टैंडर्ड के लिए ले लेंगे, 4 टेस्ट ट्यूब के लिए लेंगे। सारा कुछ करने के बाद हम यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब और इस्तेमाल करते हैं। अगर देखो केवल ये मेथड आता है तो ऐसा नहीं कितना चलेगा, आपको जो ये वाला था, यानी कि जो ये सब प्रिपेयर किया था, ये भी आपको लिख के आना पड़ेगा, बेजल मीडिया सारा कुछ लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये पूरा कर लोगे उसके बाद यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब हम और इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लैंक होती हैं, यानी कि ना ही उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, ना ही उसमें टेस्ट सॉल्यूशन होगा, ना ही उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। यानी कि सिंपल मान लो एक तरह से वेजल मीडिया वगैरह हो सकता है, बाकी और भी इसमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम सभी टेस्ट ट्यूब को 30 से 37 डिग्री सेल्सियस पे 16 से 24 घंटे के लिए रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मतलब ट्रांसमिटेंस एडजस्ट करते हैं। अब ये थोड़ा डाउट आपको होगा, पहले पढ़ लो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नाउ बाय यूजिंग अनऑक्यूलेटेड ब्लैंक ट्यूब, जो ये ब्लैंक ट्यूब थी, अनऑक्यूलेटेड ब्लैंक ट्यूब है, इसको एडजस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमारे जो कलरिंग फोटो इलेक्ट्रिक कंटेनर है वो इसमें से ट्रांसमिटेंस पास करके 100% सारा क्लियर कर देगा। नहीं समझे, अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। अब जैसे मान लो ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब हो गई। इसमें मान लो कि हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था,
क्या था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब जब इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, साथ में क्या है, हमारा वेजल मीडिया है, साथ में क्या है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जब हमारी लाइट जो ट्रांसमिटेंस लाइट है, जब इसमें से हम पास करवाएंगे, जो टर्बिडिटी हमको चेक करनी है, तो जो लाइट पास होगी वो क्या करेगी, वेजल मीडिया में से भी पास होगी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में से भी पास होगी, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से भी पास होगी। तो तीनों की ट्रांसमिटेंस हमको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ भी सेम होगा, जब ये लाइट पास होगी हमें टेस्ट की भी सबकी ट्रांसमिटेंस हमको यानी कि जो जितनी पास हो रही है वो देखने को मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक ले लेते हैं। ब्लैंक में क्या है कि जो हमारा वेजल मीडिया है, उस वेजल मीडिया को हम यहाँ मतलब केवल डालेंगे, बाकी ना इसमें कोई स्टैंडर्ड होगा, ना ही टेस्ट होगा, ना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो जब यहाँ से हम लाइट पास करेंगे तो वेजल मीडिया भी तो कुछ वही कंटेन कर रहा है, तो उसमें से हमारी कुछ लाइट पास हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे कि जो लाइट हमारी वेजल मीडिया में से पास हुई है, उस लाइट को हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड और टेस्ट वाले इनमें से एक तरह से माइनस कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हम एडजस्ट की बात करें ना, वो क्या है कि हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब याद रखो कि इसमें तीन बातें थी, क्या क्या था, एक हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, एक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, एक हमारा वेजल मीडिया था जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहा था। अगर हम इसमें से वेजल मीडिया को माइनस कर दें तो हमें जो यहाँ की रेटिंग मिलेगी, यानी कि जो हमें यहाँ की टर्बिडिटी या स्कैटरिंग मिलेगी, वो हमको सिर्फ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ उसकी स्कैटरिंग मिलेगी। और हमको चाहिए किसकी, हमको सिर्फ इसकी तो चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे जो अनइक्यूलेटेड वाले ब्लैंक ट्यूब होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं कि वो हम क्या करेगा, जब हमें इसकी रीडिंग पता चल जाएगी कि वेजल मीडिया की सिर्फ कितनी है, तो हम इस वेजल मीडिया की रीडिंग, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग नहीं, यहाँ पे तो ये मिक्सचर बन गया, तो जो रीडिंग वेजल मीडिया की आई है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हमारा विटामिन का सॉल्यूशन है और माइक्रो कितने ग्रो कर रहे हैं उसकी रीडिंग हमको यहाँ मिल जाएगी। देन टेस्ट के लिए हम सेम करेंगे, यहाँ पे भी हम उस वाली को माइनस कर देंगे, तो इससे हमको यहाँ पे भी जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है और जो हमारे माइक्रोब्स हैं इन दोनों की रीडिंग मिलेगी, तो यहाँ पे हमको ट्रांसमिटर मिल जाएगी। तो हमें क्या है, इसको कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, और हमको एक कदम आगे की रीडिंग मिलेगी, हम दोनों को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हमारा टेस्ट के असर कितना दिखाया। और हमको भाई ये भी तो पता लगाना है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर ये वेजल मीडिया के साथ रहेगा तो हम एग्जैक्ट विटामिन की कंसंट्रेशन यहाँ नहीं पता लगा सकते, क्योंकि माइक्रोब्स की कंसंट्रेशन एग्जैक्ट चाहिए, तो हम इस वेजल मीडिया को माइनस करके हम यहाँ एग्जैक्ट इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ भी आपको ब्लैंक ट्यूब का नंबर देखें, ब्लैंक ट्यूब हमेशा हमारा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ब्लैंक ट्यूब की रीडिंग हम इन दोनों में से माइनस कर सकें। तो इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम नाउ रिकॉर्ड कर देंगे ट्रांसमिटर रीडिंग को स्टैंडर्ड और टेस्ट के लिए विटामिन की जो भी हमारी है, और करने के बाद हम बाद में क्या करेंगे, स्मूथ एक कर्व इसके लिए ड्रॉ करेंगे और बाद में कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इसकी मतलब कैलकुलेट कर देंगे। तो ये था हमारा पूरा इस मतलब विटामिन के लिए पूरा का पूरा यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टर्बिडिटी मेट्री और टेट्रीमेट्रिक दोनों मेथड को हमने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको ये पूरा फंडा समझ ना आने के लिए सब, तो आप सिंपली देखो यहीं पे पूरा करके हमने यहाँ पे सेम यूज़ किया जो हमने उसमें यूज़ किया था। अपैरेटस वगैरह सब हटा देना, सिंपल इतना लिख के आता ना कि जब हम दोनों टेस्ट को इंक्यूबेट कर देंगे, ब्लैंक ट्यूब को भी हटा देना। आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं कि अगर आपको ये समझ ना आए ब्लैंक ट्यूब ये सब, तो आप इसको हटा के सिंपल लिख के आ जाना कि हम क्या करेंगे, लास्ट में टर्बिडिटी को कंपेयर कर लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब में कितनी टर्बिडिटी थी, स्टेम में कितनी, और इन दोनों की टर्बिडिटी को मीजर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई टेस्ट वाला अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन भी पता लगानी होती है ना, इसलिए हम इस फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एग्जैक्ट रीडिंग हमको बता देगा और इस रीडिंग की वजह से हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ विटामिन को यहाँ मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा इसके बारे में। आई होप आपको ये माइक्रोवेल ऐसे वाला पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये शॉर्ट में 2-4 नंबर में आ जाता है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लो। पहले हमारा आता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये क्या होता है कि जैसे इट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड फाउंड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसे मान लो ये हमारा कोई टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा यहाँ से एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं इसको रोकने के लिए। तो कितना मिनिमम अमाउंट हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट का इस्तेमाल करें कि हमारी यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक जाए, उसी को हम यहाँ पे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो एंटीबायोटिक भी हमारी बॉडी में आप लोग खाते रहते हैं, हम लोग खाते हैं, तो बोलते हैं ना कि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी की क्षमता थोड़ी कम कर देते हैं, सेल्फ लड़ने की क्षमता ये सब थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो मिनिमम इनहिबिटरी है हम इतना ही इस्तेमाल करें, कितना मिनिमम में हमारा काम चल जाए, उसी को हम यहाँ इसकी मदद से निकालते हैं। तो क्या है कि लोवेस्ट कंसंट्रेशन हमने कितना कम से कम एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड इस्तेमाल करें कि उतने में हमारे टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए या उनकी ग्रोथ रुक जाए, उसी को हम यहाँ पे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बोलते हैं। इट में अप्लाई टू असेस न्यू डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीबायोटिक। जो हमारे नए ये सब बनते हैं इनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसको हम जो है माइक्रोग्राम पर ml या यूनिट पर ml में मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ये था हमारा मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक और आता है, वो आता है क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। तो क्या कैसे होता है, तो क्लीन एरिया के बारे में बात करें तो क्लीन एरिया इज डिफाइंड एज अ रूम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल इज कंट्रोल। यानी कि जैसे हमारा असेप्टिक एरिया था उसी तरह हमारा कुछ क्लीन एरिया होता है, उसमें हम पूरा खत्म करें। क्लीन एरिया में क्या है कि यहाँ पे हमारे जो एयरबोर्न के पार्टिकल्स हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होते हैं, यानी कि होते हैं लेकिन बहुत कंट्रोल होते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम HEPA फिल्टर या एयर लॉक एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये तो जनरल डेफिनेशन होगी, लेकिन हमको चाहिए एक पूरी टर्म है, क्योंकि क्लीन एरिया का हमको क्लासिफिकेशन अगर कभी 2 नंबर वगैरह में आ जाए आप इसको लिख के आ सकते हो। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज स्टेबलाइज बाय मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल, जो हमारे एयरबोर्न पार्टिकल हैं विद साइज 0.5 माइक्रोन या उससे बड़े, जो 0.5 या उससे बड़े पार्टिकल होंगे उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो एक हमारा 1 फीट स्क्वायर पार्टिकल है, मान लो ये सब हम 1-1 फुट का एरिया लेंगे। अब ये 1 फुट का एरिया हम ऐसे लेंगे तो 1 फीट स्क्वायर है। अब हमें क्या लेना है, पूरे चारों तरफ के एरिया से लेना है, तो इस तरह, क्योंकि माइक्रोब्स हमारे ऊपर नीचे हर तरफ उड़ सकते हैं। तो ये मान लो एक तरह से हमारा 1 फीट क्यूब, यानी कि 1 क्यूबिक फुट पूरा एरिया हो गया। हम किसी भी कमरे का 1 फुट क्यूबिक एरिया लेते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि ये पूरा जो एरिया है इसके अंदर कितने माइक्रोब्स हमारे प्रेजेंट हैं, और उन्हीं के बेस पे हम क्लीन एरिया को अपने क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ये जो हमारा पूरा एरिया है इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू यूएस फेडरल स्टैंडर्ड एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम है वो हम बेसिकली 4 पार्ट्स में कर सकते हैं। पहला आता है क्लास 100, फिर क्लास 1000, क्लास 10,000, क्लास 1 लाख। अब ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू असेप्टिक एरिया के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब जो ये दिस क्लासिफिकेशन है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। अब कैसे होती है, तो क्लास 100 के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉट मोर देन 100 पार्टिकल्स पर क्यूबिक फुट ऑफ साइज 0.5 माइक्रोमीटर और ग्रेटर शैल बी फाउंड इन मेजर्ड एरिया। यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे ये जो हमारा एक एरिया था 1 फीट स्क्वायर, इसके अंदर 100 माइक्रोब से ज़्यादा इस तरह के प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमारे लिए ये क्लीन 100 में नहीं आएगा। अगर इससे कम प्रेजेंट है तो भाई आ जाएगा हमारा। बाकी इसी के अंदर हम आगे भी इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ 100 एरिया हमारा इस 100 के अंदर आया है। अब पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग क्या, देखो आप सोच रहे होगे सर कैसे, तो क्लास 100 में 100, अब जो ये था क्लास 1000 ये थोड़ा और वो नीचे हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है कि जो हमारा पर क्यूबिक फीट एरिया है उसमें 1000 जो नॉट मोर देन 1000 माइक्रोब से ज़्यादा के पार्टिकल इसमें नहीं होने चाहिए। वो मतलब इसमें क्लास 100 में आ जाएगा नॉट मोर देन 1000, इसमें आ जाएगा नॉट मोर देन 10,000, इसमें आ जाएगा नॉट मोर देन 1,00,000। तो मेन तो हमारा यही है क्लास 100 वाला जो स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम नॉर्मली एसेप्टिक एरिया में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतने अगर पार्टिकल हो गए तो भाई काम खराब कर देंगे, इसलिए 100 वाला हमारा चल जाता है। तो इसी यानी कि पॉइंट 2 के बेस पे आप इस चारों को क्लासिफाई कर सकते हो। बाकी यूरोपियन कमेटी के अकॉर्डिंग हम ग्रेड A-B-C में करते हैं, जो हमने एसेप्टिक एरिया वाले टर्म में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये उसी के अकॉर्डिंग A-B-C में हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे ये क्लासिफिकेशन क्लीन एरिया की अगर ये भी आ जाता है तो आप इसको भी लिख सकते हो। बाकी सारी बातें एसेप्टिक एरिया वाले लिख के आनी है। तो आई होप आपका जो यूनिट 4th है वो कंप्लीट हो गया होगा। बहुत जल्दी हम यूनिट 5th को भी कंप्लीट कर लेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। बाकी अगर अभी भी कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी कैसी वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी आपको पता क्या करना है, एसेप्टिक एरिया की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। और बस मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर, आप सब लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।